आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर अपनी हिस्ट्री का, एंड दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। चलिए, तो सबसे पहले बात ये आती है कि हम पढ़ क्यों रहे जैनिज्म बुद्धिज्म। एकदम आर्यन वार्यन पढ़ रहे थे और एकदम से धर्म वर्म की बातें कहाँ से करने लगे हम लोग। तो कारण है उसका, ठीक है। कारण क्या है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। और मैंने हिंदी की पीडीएफ शेयर कर दी है, आपका जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से एक बार चेक कर लेंगे पीडीएफ। वॉइस थोड़ी अजीब है सर, गुफा में बैठे हो क्या? रोबोटिक साउंड आ रही हो क्या? अभी प्रॉपर हो गई आई थिंक, ठीक है। अभी कंफर्म कर दो एक बार। बेटा मेरी आवाज़ में दिक्कत नहीं है, जो हॉट वाटर पीला ठीक है, वो कभी कभी इशू हो जाता है वॉइस में। अभी प्रॉपर हो गई आई थिंक, ठीक है। सीडीएस वाले टेस्ट सीरीज़ के लिए कोई ऑफ़र दीजिए। कोई ऑफ़र नहीं है सीडीएस वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए। ऑल क्लियर है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, जो कि हम देखने वाले हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हम जैनिज्म और बुद्धिज़्म पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कल, तो हम लोग ऋग्वैदिक, ये सब ऋग्वेदा के बारे में पढ़ रहे थे, हाँ, वेदास के बारे में, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। तो एक्चुअल में हुआ क्या, एक सेकंड को पानी पी लें एक बार थोड़ा सा, फिर शुरू करते हैं। अब आया है आनंद, अब आएगी मज़ा क्लास में। देखो हुआ क्या कि हम देख रहे थे अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में थोड़े से अगर हम डिफरेंसेस नोट करें, ठीक है। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में क्या क्या डिफरेंसेस रिकॉल कर पा रहे हो कि यहाँ पर वुमेन की कंडीशन ठीक थी, ठीक है, यानी सभा वगैरह में पार्टिसिपेट कर पा रही थी। यहाँ पे वो डिटेरियोरेट हो गई, यानी ख़राब हो गई, सभा में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो था वर्ण सिस्टम वो बर्थ के बेसिस पे था, अभी रिजिड नहीं हुआ था कि भाई, और हेरिडिटरी भी नहीं हुआ था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि डिमार्केशंस नहीं आए थे कि भाई जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल उपनयन जानते हैं आप में से कितने लोग जानते हैं उपनयन किसको बोलते हैं? तो उपनयन बोलते हैं थ्रेड सेरेमनी को। आपने देखा होगा जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो एक धागा टाइप बांधे रहते हैं, तो उसको उपनयन सेरेमनी बोलते हैं। तो वो उपनयन सेरेमनी सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कर सकते थे, शूद्र नहीं कर सकते थे। लेटर वैदिक में, अर्ली वैदिक में सब कर सकते थे, लेकिन लेटर वैदिक में क्या हुआ, डिमार्केशंस आ गए यहाँ पर भी, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, लेटर वैदिक में सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यज्ञ बहुत ज़्यादा बढ़ गए और सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके उसके भी दो ऐसे परिणाम हुए जिसकी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज़्म का जन्म हुआ। क्या परिणाम हुए, तो जब आप खुद सोचो कि जब बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस होंगी, सैक्रिफाइसेस कब होंगी, जब यज्ञ वगैरह परफॉर्म होगा। तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल मोक्ष भी अचीव करना है, तो यज्ञ करवाओ। कुछ भी चाहिए यज्ञ करवाओ, और यज्ञ के दौरान आपको पता है यज्ञ कौन परफॉर्म करेगा, प्रीस्ट परफॉर्म करेगा। किसके लिए परफॉर्म करेगा, यजमान के लिए परफॉर्म करेगा। यजमान कौन है, मैंने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे कल भी डाला भी था। यजमान मतलब जो करवा रहा है, जिसके नाम पे उस यज्ञ को करवाया जा रहा है, और कर कौन रहा है, पुरोहित कर रहा है, प्रीस्ट कर रहा है, ठीक। तो ये यज्ञ करवाने के बाद एक तरह से कुछ देना होता था ब्राह्मण को। अब वो ऑब्वियस सी बात है कि जो नीचे तबके में हैं, अगर जो सोसाइटी में हैं, वो नहीं दे पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसका यूज़ क्षत्रिय भी करते थे। क्षत्रिय इस तरह से यूज़ करते थे कि अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए वो यज्ञ करवाते थे,
ठीक है, और लोगों को ये दिखाने के लिए कि मतलब हम ही राजा हैं, और ब्राह्मण्स उनका सपोर्ट करते थे, और क्षत्रिय कहीं ना कहीं फिर उनका ब्राह्मण्स का सपोर्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, ये सैक्रिफाइस मतलब किलिंग किलिंग होने लगी। किसकी? एनिमल्स की। ठीक है, एनिमल्स की किलिंग होने लगी बहुत बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, हिंदुइज्म धर्म की बात हो रही है। ठीक है, ये तो बाद में जब उपनिषद आए तब ये किलिंग जाके रुकी थी कहीं बाद में जाके। तो ये बहुत ज़्यादा किलिंग हुई। अब जब किलिंग होगी तो एग्रीकल्चर तो फ्लरिश कर नहीं पाएगा ना, क्योंकि भाई अगर आपको जोतना है, खेत वगैरह जोतना है, तो उस समय ऐसे ट्रैक्टर वगैरह तो होते नहीं थे, ऐसे बैल वगैरह का यूज़ करके। प्लस आपको ये जो दूध वगैरह से मिलता है तो ये सब कहाँ से मिलेगा? तो एनिमल्स की जो किलिंग होने लगी, और ये जो यज्ञ परफॉर्म और उसमें बहुत ज़्यादा रिचुअल्स ये सब जो होने लगा, तो उसकी वजह से जो वैश्य और शूद्र क्लास है, जो ये दोनों वर्ण हैं, ठीक है, ये बहुत आहत हुए। ठीक है, वैश्य क्यों हुए? क्योंकि वो ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड में ये सैक्रिफाइसेस, किलिंग, वायलेंस, ये सब अच्छा नहीं होता है ट्रेड के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ शूद्र के लिए क्या है कि उनके लिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो यज्ञ परफॉर्म नहीं कर सकते, उपनयन सेरेमनी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू रिलीजन काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं नया होप, है ना, एक वैक्यूम टाइप हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था, और वो वैक्यूम को फिल करने का काम किया जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। ये दोनों रिलीजन के बारे में इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब है, कंटेम्प्रेरी रिलीजन थे, इसका मतलब है कि दोनों ऑलमोस्ट एक टाइम पे ही स्टार्ट हुए थे। एग्जैक्टली इस एक टाइम पे स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन ऑलमोस्ट एक टाइम पे स्टार्ट हुए। तो कॉजेज़ क्या हैं ओरिजिन के? एक तो ब्राह्मण्स की डोमिनेशन बढ़ रहा था सोसाइटी में, ठीक, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ट्रेड इम्पैक्टेड ड्यू टू रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस, यूज़ ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स धीरे धीरे स्टार्ट होने लगे बाद में, लेटर वैदिक एज के बाद में। तो जब कॉइन्स आते हैं, ठीक है, तो ट्रेड बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक तो बार्टर सिस्टम था ना, बार्टर सिस्टम में ट्रेड नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर मान लो कि आपको चावल चाहिए, ठीक है, और मेरे पास चावल हैं, ठीक है, और मुझे गेहूँ चाहिए, लेकिन आपके पास गेहूँ नहीं है, ठीक है, तो वो ट्रेड, मतलब ये तो मैं बस एक एग्जाम्पल, एक सिर्फ आपको डाउन पॉइंट बता रहा हूँ बार्टर सिस्टम का, विच इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी दोनों साइड से वो वांट होनी चाहिए, तभी वो आपका वो पर्टिकुलर जो एक्सचेंज है वो होगा। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ये हम इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, अभी नहीं, कि वेल्थ को कैरी नहीं किया जा सकता, बाकी चीज़ें, ठीक है। तो जब कॉइन्स आएंगे तो ट्रेड बढ़ेगा, और ट्रेड बढ़ेगा तो वैश्य जो क्लास है, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, वो फ्लरिश करना चाहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, ठीक है, और फ्लरिश करी भी। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू एग्जिस्टिंग वर्ण सिस्टम। अब हिंदुइज्म में क्या था, ब्राह्मणिज्म में, हिंदुइज्म या फिर ब्राह्मणिज्म, इसमें वर्ण सिस्टम, अब जैसे हमने देखा कि अर्ली से लेटर जाते जाते तक वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया। जैसे एग्जाम्पल मैंने उपनयन सेरेमनी बताई, जैनिज्म बुद्धिज्म में वर्ण सिस्टम का कुछ इस तरह से चक्कर नहीं था। कोई भी जैनिज्म और बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर सकता है और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये फिलॉसफी की वजह से क्या हुआ कि बहुत लोगों ने जैनिज्म और बुद्धिज्म के तरफ रुख किया, और जब रुख की करने लगे तब ब्राह्मणिज्म को डर लगा कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रुख कर रहे हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो हमारे लूप होल्स हैं ब्राह्मणिज्म में उसको हटाना पड़ेगा। और वो लूप होल्स हटाए भी गए उपनिषद के थ्रू, कि भाई आप भक्ति मार्ग को भी फॉलो करके मोक्ष को अचीव कर सकते हो, मोक्ष को अटेन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप रिचुअल और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करो। बिलीव्ड वर्नाज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन एंड नॉट बाई बर्थ, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे होगा। जैनिज्म बिलीव करता था, बुद्धिज्म तो बिल्कुल ही नहीं बिलीव करता था। ठीक है, बिलीव इन नॉन वायलेंस। और जैनिज्म बुद्धिज्म में थोड़े से डिफरेंस भी थे, जैसे कि जैनिज्म जो था, अभी हम देखेंगे, ये ठीक है, गॉड पे थोड़ा बहुत बिलीव रखते थे कि ये कोई डिवाइन फिगर है, थोड़ा बहुत, पूरी तरह से वो भी नहीं। लेकिन बुद्धिज़्म वो भी नहीं करते थे। बुद्धिज़्म बहुत ही काइंड ऑफ रियलिस्टिक टाइप रिलीजन था, रियलिस्टिक टाइप की, हमारे जो जीवन की रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं उनसे डील करता है कि भाई हमारे जीवन में दुख क्यों हैं, इच्छाएं हैं तो दुख है, कैसे दुख को ख़त्म किया सकता है। ठीक है, वो ऐसे बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप सुनते हैं ब्राह्मणिज्म में भी और भी बाकी रिलीजन्स में, है ना, कि जैसे हिंदुइज़्म हो चाहे इस्लाम हो, दोनों में वही है ना। हिंदुइज़्म में कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना, इस्लाम में की है कि जन्नत मिलेगी, जन्नत में फिर, है ना, तो तो ये सारा है। लेकिन बुद्धिज़्म जो है वो रियल, जो अब इस्लाम को कंपेयर मत करने लगना है यहाँ से, क्योंकि इस्लाम बहुत बाद में आया है, ठीक है, बहुत बाद में आया है। ये ब्राह्मणिज्म, और चलो अभी देखेंगे कि ब्राह्मणिज्म पहले है, फिर जैनिज्म पहले है, फिर बुद्धिज़्म पहले है। ठीक है, तो बिलीफ इन नॉन वायलेंस, यानी कि ये नॉन वायलेंस में बिलीव कर रखते थे। बोथ रिलीजन बिलीव्ड इन अहिंसा,
ठीक है, यानी कि अहिंसा में बिलीव रखते थे, वही नॉन वायलेंस ही होता है। और महावीर और बुद्ध दोनों लोग क्षत्रिय थे। तो बात ये आती है कि क्षत्रिय क्यों ये नया धर्म बना रहे हैं। क्षत्रिय तो अभी हमने देखा था ना कि वो तो टॉप 2 वर्ण में आ रहे थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो फिर इन्होंने नया रिलीजन क्यों बनाया? बिकॉज कहीं ना कहीं ये हिस्टोरियंस मानते हैं कि क्षत्रिय भी ब्राह्मणिकल जो डोमिनेशन बढ़ रहा था धीरे धीरे, उससे परेशान हो गए थे। बाकी वैश्य और शूद्र के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो रिबेल करके कुछ नया बना सकें, नया रिलीजन। लेकिन क्षत्रिय, क्योंकि ये रूलर्स थे, ठीक है, किंग्स थे, तो अभी हम देखेंगे महावीर और बुद्ध किंग्स के बेटे थे, ठीक है। तो इन लोगों के पास ये पावर थी, ठीक है, इनके पास वो चीज़ थी कि हाँ ये रिबेल करके एक नया रिलीजन इन्होंने सेटअप किया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जैनिज़्म के साथ। आई होप ये जो बेसिक्स हैं आपको समझ में आए होंगे कि क्यों ये जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का जन्म होता है एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। जन्म का मेन कारण था ये जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बढ़ रहा था, तो जो मोस्टली वैश्य और शूद्र हैं, दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू रिलीजन, ठीक। हेलो सर, हिंदी में भी पढ़ाओ। हिंदी की पीडीएफ डाल दी है और ये हिंदी में ही बोल रहे हैं, और जितना हिंदी है उतना ही हिंदी हो पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। पीडीएफ भी इसीलिए शेयर कर देते हैं, पीडीएफ साथ में खोल लीजिए, और जो भी टर्म आपको लगता है कि यार ये चीज़ नहीं है तो वो समझ लीजिए। इतना भी अगर आप अंग्रेजी नहीं समझ में आ रहे हैं, जैनिज़्म बुद्धिज़्म नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर देख लीजिए अपने हिसाब से ना। सर महाजनपद पहले आया है ना, रुक जाओ यार, महाजनपद, ठीक है, महाजनपद कल कर लेंगे मंडे वाली क्लास में। महाजनपद बिल्कुल इसके बाद, लेटर वैदिक एज के बाद महाजनपद आया, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते महाजनपद पहले आया, जैनिज़्म बुद्धिज़्म एकदम बाद में आया। कहीं ना कहीं एक ही साथ आए हैं, ठीक है। पहले महाजनपद का जन्म हुआ, ये चाहे महावीर जी की बात करें, चाहे बुद्धा जी की बात करें, ये किसी न किसी किंगडम के राजा के बेटे ही थे, किसी न किसी महाजनपद के, ठीक है। तो महाजनपद हम पढ़ेंगे मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। आज फ्राइडे है ना, हाँ, तो मंडे ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे उसको हम, ठीक है। अब इन जैनिज़्म बुद्धिज़्म को ख़त्म कर लेते हैं, बिकॉज कल हमने ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा था, तो आसानी से हम समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको कॉन्टिन्यूशन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो आते हैं जैनिज़्म पे, ठीक है। तो जैन्स में, ठीक है, जैनिज़्म में जो ग्रेट टीचर्स हुए, जो महान टीचर्स हुए, उनको तीर्थंकर बोला गया। टोटल ऐसे 24 तीर्थंकर हुए। पहले थे ऋषभ देव, इनका जन्म हुआ था अयोध्या में, और इनका एक सिंबल है, हर एक तीर्थंकर का कोई ना कोई सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ऋषभ देव जी को बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जो हमारा बुल होता है, सांड होता है, ठीक है। 23rd कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ, और इनको सरपेंट यानी कि जो स्नेक होता है, जो सांप होता है, उससे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। 24 तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ, ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ ये, और ये इनको रिप्रेजेंट किया जाता है लायन से। वेदों में भी स्पेसिफिकली ऋग्वेदा में 2 तीर्थंकरों को मेंशन किया गया है, ऋषभ देव जो कि पहले हैं, और 22वें नंबर के हैं जो अरिष्टानेमी। इसीलिए जैन्स बोलते हैं कि भाई हमारा जो धर्म जैन है वो सबसे पुराना है, हिंदुइज्म से भी पुराना है। क्यों? क्योंकि अगर वेदों में ये मेंशन्ड हैं, वेदों में लिखा हुआ है जैसे ऋषभ देव का नाम जो पहले तीर्थंकर थे, तो मतलब है कि ऋषभ देव इससे बहुत पहले आए होंगे, तभी तो वेदों में इनका नाम मेंशन्ड है। क्योंकि ये मतलब ये रियलिटी है कि जब किसी की डेथ हो जाती है, जब कोई मर जाता है, तब उसको हम ज़्यादा याद करते हैं, तब उसकी अच्छाइयाँ हमें ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं, और तब उसे हम ज़्यादा प्रेस करते हैं। जब तक वो जीवित रहता है तब तक नहीं हम उसको प्रेस करते हैं। अब जैसे मनमोहन सिंह जी को ही ले लीजिए, है ना, तो अब उनकी डेथ हुई है, ठीक है, ही हैज़ डन अ ग्रेट वर्क फॉर इंडिया, लेकिन अब उनकी ग्रेटनेस हमें और ज़्यादा ग्रेट लगने लगी क्योंकि उनकी डेथ हो गई है। तो वही है सिंपल सा लॉजिक, कि इसका मतलब ये है कि ये पहला, यही लॉजिक जैन्स देते हैं कि पहले जो हमारे जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, तो इनका अगर मेंशन है वेदों में, तो मतलब है कि ये वेदों से काफ़ी पहले आए होंगे, तो हमारा जो धर्म है वो काफ़ी पुराना है। लेकिन था क्या कि फाउंडर तो ये हैं, लेकिन मेन इसको एसिमुलेट करने का जो जैन धर्म है, उसका जो प्रचार करने का जो क्रेडिट जाता है वो वर्धमान महावीर जी को जाता है। इसीलिए इनको रियल फाउंडर बोल देते हैं। देखिए, अगर फाउंडर पूछेगा आपसे तो ऋषभ देव जी हैं, लेकिन रियल फाउंडर इनको बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि मेन इसको प्रपाउंड करने का काम जैनिज़्म ने किया। और क्योंकि जैसे हमने देखा कि जैनिज़्म, अभी हम देखेंगे जैनिज़्म जो है ये प्योर एसिड, चलो अभी वो हम चीज़ देखेंगे आगे चल के। तो अब वर्धमान महावीर जी की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है, वर्धमान महावीर जी के रिगार्डिंग,
ठीक है। क्या क्वेश्चंस बनते हैं कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, इनकी डेथ कहाँ पे हुई, इनकी मदर का नाम क्या था और इनका फादर का नाम क्या था। तो 540 बीसी में, 540 बीसी का मतलब क्या हुआ, जब ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उससे 540 साल पहले की बात है ये। तो कुंडग्राम वैशाली जो कि बिहार के पास पड़ता है वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु हुई 468 बीसी में पावापुरी नाम की जगह जो कि बिहार शरीफ में, बिहार में पड़ती है। तो कितनी एज हो गई इनकी, 72। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देख रहे हैं कि इनकी डेथ हो रही है 468 में, बर्थ कब हो रही है 540 में, क्योंकि जब हम बीसी में आगे बढ़ते हैं तो जो नंबर होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो 72 ईयर्स की एज में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इनके अगर फादर की बात करेंगे तो सिद्धार्थ नाम था, जो कि जनात्रिका करके एक क्षत्रिय क्लैन थी उससे बिलोंग करते थे। मदर का नाम था त्रिशला, वाइफ का नाम था यशोदा और बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी। क्या आपको पता है जो इंदिरा गांधी थी उनका नाम भी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था। ठीक है, और अनुजा प्रियदर्शनी के जो हस्बैंड थे उनका नाम जमाली, और ये जमाली यानी कि वर्धमान महावीर जी के कौन हुए, ये हुए इनके दामाद। ठीक है, तो दामाद ही इनके पहले डिसाइपल बन गए, पहले शिष्य बन गए। आओ दामाद जी तुमको ही पहले सीख देते हैं। ठीक है, तो दामाद जी जो है इनके महावीर जी के वो बने, वर्तमान महावीर जी के पहले डिसाइपल। ठीक है, इन्होंने घर गृह त्याग कब किया वर्तमान महावीर जी ने, 30 ईयर्स की एज में इन्होंने किया, 30 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। और किसके साथ किया इन्होंने, अकेले नहीं गए थे, मखाली गौसल करके एक थे उनके साथ इन्होंने अपना गृह त्याग किया। लेकिन बाद में इन दोनों लोगों में कुछ डिफरेंसेस आ गए, जिसकी वजह से मखाली गौसल जी ने अपना अलग से एक रिलीजन काइंड ऑफ बना लिया, जिसको हम बोलते हैं आजीविका सेक्ट। ध्यान रखिएगा, आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन थे, मखाली गौसल, जो किसके साथ गृह त्याग किए थे, वर्धमान महावीर जी के साथ। इनको यानी महावीर जी को कैवल्य यानी कि जिसको एनलाइटनमेंट, यानी एनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। जैसे आप बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, एकदम से आपको कुछ रियलाइज़ हो कि यार ये जीवन तो सब फालतू है, मोह माया है, तो वो उसको हम बोलेंगे एनलाइटन हो गए आप। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उसको जैनिज़्म में एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कैवल्य। ठीक है, जो इनको 42 ईयर्स की एज में अटेन हुआ, 42 साल की उम्र में। कहाँ पर, एक साल पेड़ का, साल ट्री के नीचे। कहाँ, जंबिका ग्राम, रिजुपालिका जो एक नदी है उसके किनारे। ठीक, केवलिन कौन होता है, यहाँ पे जैनिज्म धर्म में परफेक्टली लर्नड और जितेंद्रिय, जिसने कि अपने सारे सेंसेस पे कंट्रोल कर लिया है और सारी चीज़ों को उसने अटेन कर लिया है, नॉलेज को अटेन कर लिया है, सारे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उसको केवलिन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना पहला सरमन यानी पहला उपदेश पावा नाम की जगह में दिया था। मृत्यु हो रही है पावापुरी में, मृत्यु हो रही है पावापुरी में, और पहला उपदेश कहाँ पर है, पावा में। और बसाडी का मतलब क्या होता है जैनिज्म में, तो बसाडी जो जैन मोनास्ट्री होती है, मोनास्ट्री का मतलब होता है जहाँ पर जैन मंक्स जो होते हैं वो रहते हैं। जैन जो भिक्षु हो गए, भिक्षु तो हम वैसे टर्म यूज़ करते हैं बुद्धिज़्म में, लेकिन जो जैन, आप जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में होते हैं पंडित, है ना, मौलवी होते हैं, इस्लाम धर्म में ऐसे ही भिक्षु होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर जो जैन धर्म में होते हैं तो मंक्स होते हैं, तो उनके लिए रहने के लिए जो जगह होती है वो जैन मोनास्ट्री को हम बसाडी के नाम से जानते हैं। अभी आजीविका सेट की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा हमें डेप्थ में नहीं पढ़ना है। तो फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर थे तो जैसे अभी हमने देखा मखाली गौसल। ठीक है, और ये जो है आजीविका सेक्ट, ये फेटलिज्म में बिलीव करते थे। एक्सट्रीम फेटलिज्म यानी कि हर चीज़ फेट पे, यानी कि हर चीज़ नियति पे निर्धारित है, यानी हर चीज़ वही होगा जो आपके फेट में लिखा हुआ है। मतलब कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फेटलिज्म पे बिलीव करते थे, प्लस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म पे बिलीव करते थे कि सब कुछ छोड़ दो। और एकदम एसेटिज्म का मतलब ये होता है कि आपने हर चीज़ का त्याग कर दिया, हर चीज़ आपने त्याग कर दी, आप एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ जी रहे हो। यही सेम फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो लाइफ है ये जैन धर्म में भी बताई गई है। यही सेम चीज़ जो है जैन धर्म में बताई गई है, और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस बताया गया है कि किसी को भी बिल्कुल भी मारना नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे जो जैन्स हैं, आज आप में से काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे जो लेक्चर देख रहे हैं जो जैन धर्म से बिलोंग करते होंगे, तो जो जैन लोग होते हैं बहुत ही वेल ऑफ होते हैं। वेल ऑफ से मतलब है कि बहुत ही रिच होते हैं, पैसे वाले होते हैं। ठीक है, सारे नहीं होंगे लेकिन मेजॉरिटी होते हैं, मेजॉरिटी होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो धर्म अपनाने वाले मोस्टली कौन थे, वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, यानी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो बिजनेस कर रहे थे। और बिजनेस कम्युनिटी वैसे ही मोस्टली रिच होते हैं, तो इसी वजह से आप देखेंगे काफ़ी सारे जो हमारे जैन कम्युनिटी के लोग होते हैं वो वेल ऑफ होते हैं बहुत अच्छे से।
ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ है और इसमें आपका बिल्कुल भी, यहाँ तक कि ये बोलते हैं एग्रीकल्चर तक में भी नहीं, एग्रीकल्चर तक मतलब इन लोगों ने इतना तक फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम वो बताया था कि एग्रीकल्चर जब आप करोगे तो उसमें जो छोटे छोटे हमारे जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे। जैसे आप मान लो कि जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तब, तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए त्रिरत्न बताए गए हैं, 3 रत्न। ये त्रिरत्न क्या है? KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट, जिसको कि जैन धर्म में बोला जाता है साम्यक जन, यानी कि साम्यक जानना, यानी कि सही नॉलेज होना चाहिए आपका सही चीज़ का, सही आपका साम्यक दर्शन होना चाहिए, सही चीज़ों में का फेथ होना चाहिए, और साम्यक चरित्र यानी आपका जो कंडक्ट है वो सही होना चाहिए। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग क्या है, यानी कि जिनको अनुव्रत बोला जाता है, कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। अहिंसा, यानी कि आपको वॉयलेंस नहीं करना है। सत्य, सिर्फ आपको सच बोलना है, कोई चीज़ आपको चोरी नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है। और अपारिग्रह, ब्रह्मचर्य आई थिंक आप जानते होंगे, जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था, हमारे आश्रम होते हैं। आश्रम मतलब जो 4 फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं उसमें सबसे पहला आता है ब्रह्मचर्य, कि हमें अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको कंजर्व करके रखना है, और जो लाइफ में जो हमारा गोल है वो अचीव करना है, वो पहले अचीव करना है। देन हमें गृहस्थ की ओर बढ़ना है, देन वनप्रस्थ करना है, देन हमें संन्यास ले लेना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो जैन और बुद्धिज़्म रिलीजन हैं, ठीक है, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, इनको हम हीट्रोडॉक्स सेक्ट बोलते हैं। हीट्रोडॉक्स सेक्ट का मतलब होता है कि जैसे हमने देखा था ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, कल देखा था, जो वेदों में बिलीव करते हैं, जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हमने पढ़े थे, तो वो होते हैं हमारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स, ये होते हैं हीट्रोडॉक्स। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से थोड़ा सा म्यूट करना पड़ा। ठीक है, तो हीट्रोडॉक्स सेक्ट होते हैं। हीट्रोडॉक्स का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग रिलीजन को चैलेंज करें। ठीक है, जो उसको फॉलो करें उनको ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, जो चैलेंज करें उनको हीट्रोडॉक्स बोलते हैं, और हिंदी में इनको श्रमणा बोलते हैं। ठीक है, श्रमण का मतलब होता है जो हीट्रोडॉक्स सेक्ट होते हैं, जो ऑनगोइंग रिलीजन को, जो चल रहा है रिलीजन धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, चलो तो अभी आते हैं जैन, ये आपने देख लिया कि जैन फिलॉसफी में त्रिरत्न क्या होते हैं और ये अनुव्रत क्या होते हैं। तो त्रिरत्न आप समझ गए, KFC,
ठीक है, और जो 5 वोज हैं ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना, ये आपसे पूछ लेता है जो ये त्रिरत्न है कि त्रिरत्न में क्या क्या आते हैं, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा रटना नहीं है, बस थोड़ा देख के रखना है इसको। अब आते हैं ये क्या है, तो ये है फिलॉसफी ऑफ अनेकांतवाद, ठीक है। अनेकांतवाद की फिलॉसफी क्या बोलती है? अनेकांतवाद की फिलॉसफी ये बोलती है कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए अनेक नज़रिए हो सकते हैं। अनेकांतवाद, अनेक नज़रिए हो सकते हैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के, या फिर कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रुथ की, सत्य की अगर हम बात करें तो सत्य ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके अकॉर्डिंग तो कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मान लो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, मैंने आपसे पूछा क्यों एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, तो तुम बोलोगे कि जिस पर्टिकुलर हम उसमें बैठे हुए थे वो सिस्टम काम नहीं किया, या फिर हमारे ऊपर पंखा नहीं लगा हुआ था, पंखा लगा होता क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो ठंडक मिल नहीं पाई तो ढंग से नहीं पेपर हुआ, गर्मी लग रही थी, या फिर पंखा सिर पे ही लगा हुआ था तो बहुत ज़्यादा हवा मार रहा था तो इस वजह से नहीं है। ऐसा हुआ कि मतलब थोड़ा सा 5 मिनट कम सो पाए थे पेपर वाले दिन तो इसलिए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपकी मम्मी से पूछा कि क्यों इसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, फेल का हो गया ये, तो आपकी मम्मी बोल रही हैं कि पढ़ा तो उसने बहुत, शायद पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में नहीं आया उसका, ठीक है। मम्मी का ये कहना, पापा का ये कहना कि ये एकदम एक नंबर का निखट्टू लड़का है ये, दिन भर खेलता रहता है, फ़ोन पे लगा रहता है, तो फिर कहाँ से इसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो है तो एक चीज़, लेकिन उसको देखने के अनेक अनेक नज़रिए, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आई थिंक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इस फिगर को, ठीक है। ये होती है अनेकांतवाद। प्लस अनेकांतवाद की जो फिलॉसफी है वो ये भी बोलती है कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं जिनमें कि हमें लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा फ़ोन है, मेरा लैपटॉप है, ठीक है, ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं क्या होता है, इनमें भी सोल होता है, ये जैन धर्म का मानना है, ठीक है। अनेकांतवाद की फिलॉसफी तो ये बोलती है कि एक चीज़ को देखने के अनेक नज़रिए हैं, और जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी सोल होता है, उनमें भी आत्मन होता है, ठीक है। अब जैन धर्म जो है आगे चल के 2 सेक्ट में डिवाइड हो जाता है, क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, अभी हम देखेंगे जब महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें से एक महाजनपद मगध आएगा, उसमें एक चंद्रगुप्त मौर्य, नाम सबने सुना ही होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ, एक टाइम पे जब यहाँ पे ये रूल कर रहे थे तो यहाँ पर अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, और जैन धर्म में क्या है कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म से, जैसे मैंने अभी मतलब बताया, एसेटिज्म और पेनेस की मतलब आप बिल्कुल कपड़े मत पहनो और बहुत ही कम चीज़ों पे सर्वाइव करो, कोई मटेरियलिस्टिक गोल मत रखो, तो इन सब चीज़ों बिलीव करता है। तो इनको लगा कि अगर हम जैन धर्म अपनाएंगे, हमारी जनता भी जैन धर्म अपनाएंगे, तो उसकी वजह से क्या है कि जो रिसोर्सेज की कमी है वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है, और उसमें सब लोग जी लेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पर विंध्यास को क्रॉस करके यहाँ एक कर्नाटक में जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं श्रवण बेलगोला, यहाँ पर चले गए, और इनके एक शिष्य मतलब इनके साथ में ही थे भद्रबाहु, वो भी चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पर जाके सल्ले खाना कर दिया। सल्ले खाना का मतलब क्या होता है, जब आप बिना खाए पिए, ठीक है, आपने अपनी बॉडी से एक तरह से अपने प्राण निकाल लिए, उसको बोलते हैं सल्ले खाना। जैसे आप कुछ नहीं खा रहे हो, एकदम ऐसे ही बैठे हुए, जैसे कि आपने रिसेंट में नाम सुना होगा अभी, आचार्य विद्यासागर जी हैं ये नहीं ये, ठीक है, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, इन्होंने सल्ले खाना परफॉर्म किया था अभी कुछ महीने पहले, आपको पता होगा ना। इन्होंने सारा कुछ खाना पीना त्याग दिया था, और अपने मतलब इनकी, अब डेथ तो बोलना सही अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है, इनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। और ये एक जीना, जैसे हमने देखा था, अब यहाँ पर मैंने लिखा था वर्ड कि नहीं लिखा था, जैसे केवलन लिखा होता है परफेक्टली लर्न, तो ऐसे ही होता है आपका जिन, ठीक है, जिसको कि सब कुछ पता है, ठीक है, हर चीज़ की नॉलेज है। तो ये होता है सल्ले खाना, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने परफॉर्म किया। अब जब इन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है, और यहाँ से जब अकाल हट गया तो भद्रबाहु जब वापस गए यहाँ पर, तो इन्होंने देखा कि जो लोग यहाँ पे रह गए थे, इनके साथ नहीं आए थे यहाँ पे, जो जैन धर्म को अपनाए थे, उन्होंने वाइट क्लोथ्स यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। भद्रबाहु ने बोला ये क्या मतलब है, सफ़ेद कपड़े पहनना तुम तो स्टार्ट कर दिए। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, सफ़ेद कपड़ा पहनना तो बिल्कुल अलाउड है। तो भद्रबाहु ने बोला वी आर नॉट दी सेम ब्रो, तो आज से तुम अलग हम अलग। तो जो वाइट कपड़े पहनने लगे थे उनको बोला गया श्वेतांबर,
ठीक है, श्वेतांबर। और जिन्होंने बिल्कुल कपड़े छोड़ रखे थे उनको बोला गया दिगंबर। ठीक है, दिगंबर। तो दिगंबर किसने फाउंड किया इस सेक्ट को? इस सेक्ट को फाउंड किया भद्रबाहु ने। और श्वेतांबर जो है उसको सेक्ट को किसने फाउंड किया? स्थूलभद्र करके थे, जिन्होंने पहली जैन काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया, लीड किया। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज़ कि दिगंबर सेक्ट किसने बनाया? भद्रबाहु ने। ठीक है, और इन्होंने दिगंबर ने यानी दिगंबर सेक्ट ने पहली जैन काउंसिल को बॉयकॉट किया था। अब ये जैन काउंसिल क्या होती है? तो जब हमारे वर्धमान महावीर जी की जब डेथ हो गई तो उसके बाद जो भी टेक्स्ट है उसको कंपोज करने के लिए कि भाई जो भी हमारे टीचिंग्स थी हमारे तीर्थंकर लोगों की, खासकर महावीर जी की, तो उनको अब लिखते हैं, कंपाइल करते हैं सो दैट इसको हम पास ऑन कर सकें, जिस तरह से ऋग्वेदा को लिखा गया है ना। तो ऋग्वेदा भी अगर हम देखें तो लिखे ही गए थे, है ना। पहले तो श्रुति थे यानी कि सुन सुन के पास हो रहे थे, दिन फिर लिखे गए थे। तो 298 BC में पहली जैन काउंसिल होती है। इसमें 12 अंग को कंपाइल किया गया। ठीक है, अंग। ठीक है, 12 अंग होते हैं काइंड ऑफ टेक्स्ट, इनको कंपाइल किया गया। अगम अगर पूछ ले, अगम का मतलब क्या होता है जैन धर्म में? तो जैन धर्म में अगम का मतलब वही होता है जो हमारी फिलोसफिकल बुक्स होती हैं। इसको पैटर्नाइज किया था बिंदुसार ने। पैटर्नाइज का मतलब होता है पूरा खर्चा उठाना उस काउंसिल का। सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, इन्होंने इसको पैटर्नाइज किया था। चेयरपर्सन स्थूल बाहु थे। ठीक है, फिर स्थूल भद्र भी बोल देते हैं, स्थूल बाहु, जिन्होंने इसको क्या किया, चेयरपर्सन थे। बाकी इसको बॉयकॉट कर दिया था दिगंबर सेक्ट ने। सेकंड जैन काउंसिल 512 AD में हुई थी, वल्लभी गुजरात में। पैटर्नाइज किसने किया था इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस पहली जैन काउंसिल के रिगार्डिंग चीज़ें याद करना और जैन वाली कहाँ हुई थी और कब हुई थी, बस। ठीक, इतनी चीज़ आई होप सभी को क्लियर होगी। अब यहाँ पर आते हैं जैनिज़्म में जैन लिटरेचर जो आपको देखने को मिलेगा मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो रॉक कट केव टेम्पल उड़ीसा में, हाथी गुम्फा की गुफाएं हैं आपकी, केव्स हैं उड़ीसा के खरावेला में। उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स हैं उड़ीसा में। और दिलवाड़ा जैन टेम्पल काफ़ी फेमस है राजस्थान के माउंट आबू हिल्स में। जैसे कि यहाँ पर आप इस पिक्चर पे देख पा रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये है दिलवाड़ा जैन टेम्पल। ठीक है, ये हैं आपकी उदयगिरी खंडगिरी की केव्स। ठीक है, और ये हैं हाथी गुम्फा। ठीक है, हाथी गुम्फा की जो केव्स हैं, और ये हैं आपकी उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स। तो ये जैन धर्म के लिए जो मंक्स होते हैं उनके लिए बनवाई गई थी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वरा जिनको बाहुबली के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, जो कि हमारे जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके बेटे थे गोमतेश्वर। ठीक है, तो उनके बेटे पे का ये स्टैच्यू यहाँ पर बना हुआ है श्रवणबेलगोला में, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्ले खाना परफॉर्म किया था। और यहीं पे हर साल महामत्स्य अभिषेक, हम स्टैटिक जीके में जब फेस्टिवल पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे महामत्स्य अभिषेक करके एक फेस्टिवल, महामत्स्य अभिषेक, जैसे हाँ महामत्स्य अभिषेक। ठीक है, जैसे कि हर 12 साल में महाकुंभ होता है, वैसे हर 12 साल में यहाँ पर महामत्स्य अभिषेक ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। बाकी ये टेम्पल्स कुछ और हैं, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, रंगपुर टेम्पल, जैन टेम्पल, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो भी आपके जैन, हिंदू और जैन टेम्पल दोनों हैं। शीकर जी का जो मंदिर है झारखंड में, और माउंट मंगी टुंगी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है इसको। दिलवाड़ा जैन तो रटने की ज़रूरत है, जिसको वास्तुपाल ब्रदर्स ने बनवाया था। और खजुराहो ध्यान रखना, दिलवाड़ा जैन और खजुराहो, बाकी आपको रटने की ज़रूरत नहीं, बस देख लो यहाँ पर। ठीक है, बाकी केव्स वगैरह तो मैंने आपको दिखा दी हैं। एलोरा की केव्स जो महाराष्ट्र में है, अजंता एलोरा की गुफाएं आपने सुनी होंगी। तो जो अजंता की केव्स हैं वो तो बुद्धिस्ट केव्स हैं, लेकिन एलोरा की यहाँ पर आपको जैन केव्स भी हैं, यहाँ पर बुद्धिस्ट केव्स भी हैं, और हिंदुइज्म के लिए भी यहाँ पर केव्स बनी हुई हैं। कहाँ पर? एलोरा में। जैन, बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म तीनों की है यहाँ पर। ठीक, अब आते हैं कि इसको पैटर्नाइज किसने किया था। पैटर्नाइज का मतलब ये होता है कि धर्म को अपनाया किस बड़े रूलर ने था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको अपनाया था, और बिंबिसार ने जैनिज्म और आजीविका सेक्ट को भी थोड़ा बहुत अपनाया था। ठीक है, ये आपका बिंदुसार होगा। ठीक है, बिंबिसार नहीं होगा, ये बिंबिसार अलग थे। बिंबिसार जो थे वो महावीर, वर्धमान महावीर और बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप सभी लोग क्या हैं? कंटेम्प्रेरी हैं, मतलब एक टाइम पे हम लोग रह रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ हम लोग हैं, ठीक है, और हम अगर कंपेयर करें हम लोग और मान लो गांधी जी,
तो क्या हम कंटेम्प्रेरी थे क्या? हम लोग कंटेम्प्रेरी नहीं। गांधी जी तो बहुत पहले आए थे, ठीक है, वो उनकी डेथ वगैरह सब कुछ हो गई, हम अभी जी रहे हैं। हमसे आज से मान लो 100 साल बाद जो जनरेशन का जन्म होगा, क्या वो हमारे कंटेम्प्रेरी होंगे? नहीं। आज जो हम लोग सब एक साथ जो जी रहे हैं वो हम आपस में कंटेम्प्रेरी होंगे। तो बिंदुसार और बिंबिसार अलग अलग रूलर्स हैं। ये आप जब महाजनपद पढ़ेंगे तो क्लियरली आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा, कन्फ्यूजन हो रहा, बना रहने दीजिए कन्फ्यूजन को, महाजनपद में क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं बुद्धिज़्म पे। जैनिज़्म में किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। जैनिज़्म उतना बड़ा नहीं है जितना कि बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म में थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे स्तूपा वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। हम्म, बिल्कुल अनेकांतवाद यही होता है आपका, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि हर चीज़ को देखने के अलग अलग नज़रिए हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में भी सोल होता है। इसी को बोला जाता है कि द एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड। एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। डू जैनिज्म बिलीव इन गॉड, ये मैंने आपको अभी बताई है कि जो जैन्स होते थे वो थोड़ा बहुत एक डिवाइन फिगर पे बिलीव करते थे, लेकिन बुद्धिज़्म तो बिल्कुल ही नहीं बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। चलो, सभी लोग अपनी आइज़ को थोड़ा सा ब्लिंक कर लेंगे और थोड़ा सा दूर देखेंगे, ठीक है, अपनी स्क्रीन से आइज़ हटाकर थोड़ा दूर देखेंगे और अपनी गर्दन घुमाएंगे और एक डीप ब्रीथ लेके फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइज़ को ब्लिंक करेंगे, थोड़ा सा, थोड़ा घुमा लो आइज़ को, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो सकता है फालतू लगें, लेकिन यार ओवर द टाइम मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी, है ना। जान है तो जहान है, नहीं तो धीरे धीरे फिर रिवर्सिबल तो होता नहीं है चेंज, बहुत ही रेयर केस में रिवर्सिबल होता है ना। तो इससे अच्छा है कि अभी हम लेते रहें प्रिकॉशंस, ठीक है। नेक वगैरह पेन तो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन जो आँखों का विजन जाता है वो बहुत ही कम ही वापस आता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ जैन्स, तो बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि भगवती सूत्र करके एक किताब है जिसमें कि महाजनपद के बारे में मेंशन्ड है। बाकी कुछ किताबें हैं, जैसे कि जिस भी किताब के नेम में सूत्र आपको दिखे, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया भगवती सूत्र, है ना, तो इसमें महाजनपद के बारे में बताया गया है। ऐसे ही हमारा है तत्वर्थ, ठीक है, तत्वर्थ सूत्र। ये सब क्या है, ये जितने भी सूत्र आपको दिखें वो हैं। अगम, जैन अगम, मैंने आपको बताया अगम, ये जितने भी ये होते हैं ये सारे आपके वही टेक्स्ट होंगे, ठीक है। कल्प सूत्र, तो सूत्र आपको जैसे ही दिखे वो आपको सीधे वही मानना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी बुद्धिज़्म देखते हैं। तो गौतम बुद्ध जी की अगर बात करें तो ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। जैसे जनात्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे हमारे वर्धमान महावीर जी, तो ये बिलोंग करते थे शाक्य क्लैन से। और इनके कुछ इसी वजह से इनको हम शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। सर उड़ीसा कब आ रहे हो सर? यस, बुद्ध एंड महावीर कंटेम्प्रेरी, यस देवर कंटेम्प्रेरी, वो कंटेम्प्रेरी ही थे। चलिए, तो शाक्य क्लैन की अगर बात करें, शाक्य क्लैन से थे इसलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता था, प्लस इनको तथागत के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, तथागत। इसी तरह ध्यान रखना, महावीर जी को नया पुत्र के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वैसे तो वहाँ पर लिखना चाहिए था लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं। महावीर को किस नाम से जानते हैं? नया पुत्र, ठीक है। और शाक्य मुनि और तथागत के नाम से जानते थे गौतम बुद्ध को। इनका जन्म 563 BC में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में, जो कि बहुत ही मतलब बॉर्डर में पड़ता है यूपी से। इसीलिए बुद्धिज़्म मतलब जो इंडिया है उसको बहुत सारे धर्मों का बर्थ प्लेस माना गया है। हिंदुइज़्म का तो है ही है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, इन चार धर्मों का मतलब बर्थ प्लेस माना जाता है इंडिया। डेथ कब होती है? 483 BC में। ज़रा बताइए कितने साल रहे होंगे गौतम बुद्ध जी? कुशीनगर या फिर कुशीनारा भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। इनके बचपन का नाम वही था जो वर्धमान महावीर जी के फादर का नाम था, सिद्धार्थ। इनके फादर का नाम सुद्धोधन था, मदर का नाम महामाया था, ठीक है। महामाया जो ध्यान रखना, इनकी जो मदर थी, माया नाम से भी इनको बोला जाता है, कोलिया ट्राइब से बिलोंग करती थी, ठीक है, कोलिया ट्राइब थी उससे।
ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इनकी स्टेप मदर कौन थी, यानी कि मौसी एक तरह से, तो महाप्रजापति गौतमी, और ये इनकी पहली भिक्षुनी भी बनी, यानी जिसने पहली ऐसी फीमेल जिसने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया। वाइफ्स थी यशोधरा, उनकी वाइफ थी महावीर जी की यशोदा, इनकी है यशोधरा। इनके बेटे का नाम था राहुल और इन्होंने गृह त्याग 29 साल की उम्र में किया था। वहीं वर्धमान महावीर जी ने अपना जो गृह त्याग किया था वो 30 साल की उम्र में किया था। इनके पहले टीचर का नाम था अलरा कलमा, दूसरे टीचर थे उद्रकामपुत्र। एनलाइटनमेंट मिला था इनको, ज्ञान की प्राप्ति, जिसको निर्वाण बोला जाता है। बुद्ध धर्म में निर्वाण बोला जाता है इसको। जैसे वहाँ हम कैवल्य बोल रहे थे कि कैवल्य की प्राप्ति हुई, वैसे यहाँ पर निर्वाण बोला जाता है। उरुवेला बोध गया में बोधि ट्री के नीचे, ये बोधि जो ट्री था ये एक पीपल का पेड़ था ये, ठीक है, पीपल का पेड़ था। तो इन्होंने काफ़ी अपना जो इन्होंने लाइफ है और कितने दिनों तक 49 डेज तक इन्होंने कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन जब किया, क्योंकि काफ़ी भटकते रहे, ठीक है। ये माना जाता है कि जब ये गृह त्याग करके आए, ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी जो हैं, इन्होंने एक्चुअल में था क्या कि जब ये घर से, मतलब इसके पीछे मैं जा नहीं रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है कोई एग्ज़ाम में, कि जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, ठीक है, एक काइंड ऑफ जो जिसकी डेथ हो रही थी, एक जिसको बहुत ज़्यादा मतलब डिजीज़ हो रखी थी, ठीक है, वो पीड़ा में था। तो ये सब देख के इनको जो है ये चीज़ की अनुभूति हुई कि भाई ये मतलब मुझे भी फेस करना पड़ेगा क्या, इन सब से मुझे भी, यानी कि मुझे भी क्या ओल्ड एज से गुजरना पड़ेगा क्या। तो ये सारे जब क्वेश्चन आए तो इन्होंने गृह त्याग किया, काफ़ी टाइम तक घूमते रहे, लेकिन बाद में बोधि ट्री के नीचे 49 डेज़ के बाद मेडिटेशन करने के बाद इनको निर्वाण अटेन हुआ, यानी कि जिसको ज्ञान प्राप्ति बोलते हैं। किस रिवर के किनारे, निरंजना, उनको रिज्जू पालिका रिवर के किनारे हुआ था वर्धमान महावीर जी को, इनको निरंजना नदी के किनारे। और इनका जो पहला सरमन है, जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ वाराणसी में, उन्होंने दिया था पावा में, इन्होंने दिया था सारनाथ वाराणसी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और बुद्ध जी को इसीलिए कंसिडर किया जाता है लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। इनको क्या कंसिडर किया जाता है, लाइट ऑफ एशिया कंसिडर किया जाता है गौतम बुद्ध जी को, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इनके लाइफ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो इनकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे, जैसे कि मतलब जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनको हम किसी न किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कुछ ना कुछ नाम देते हैं। बुद्धिज़्म में नाम दिया था, जैसे डेथ को डेथ नहीं बोला जाता है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इनका बर्थ हुआ उसको तो लोटस या फिर बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है इनके जन्म को। जो इन्होंने गृह त्याग किया उसको गृह त्याग नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। इसको घोड़े से रिप्रेजेंट किया जाता है, हॉर्स से, जिसका नाम कंठक था, और जिस चैरियट में, जिस रथ पे बैठ के गए थे उसका नाम चन्ना था। कहीं कहीं पे घोड़े का नाम चन्ना लिखा हुआ है। बोधि ट्री के नीचे इनको निर्वाण यानी कि एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो व्हील होता है, जो चक्का होता है, वो जिसको कि मतलब जो इन्होंने पहला सरमन दिया था सारनाथ, जो वाराणसी के पास पड़ता है, उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका जो पहला उपदेश दिया गया था, तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पर जरा गिनो कि कितने आपको ये दिख रहे हैं चक्के, इस व्हील में कितने चक्के दिख रहे हैं, फिर इसमें मैं बताऊंगा इसके पीछे का कारण क्या है। और इनकी जो डेथ है उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, और ये हुआ था कुशीनारा में, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल है इसका स्तूपा, ठीक है। तो जो बर्थ है, जन्म लोटस या बुल, जो इन्होंने महाभिनिष्क्रमण हॉर्स, निर्वाण बोधि ट्री, धर्मचक्र प्रवर्तन व्हील, और महापरिनिर्वाण स्तूपा। और यहाँ पर आपको 8 दिख रहे होंगे चक्के, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध जी की फिलॉसफी है 4 नोबल ट्रुथ की। जब इनसे पूछा गया कि भाई हम कैसे ये जो दुख हैं इनसे, क्योंकि इन्होंने बोला कि संसार में हर किसी को दुख है, हर किसी को दुख है। तो फिर पूछा गया, इनके डिसाइपल्स ने पूछा कि इस दुख से हम कैसे लिबरेट हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, कि यानी कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग। पहला तो इनका यही बात था कि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग। फिर उन्होंने बताया डिज़ायर्स आर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, जो इनकी मूल जड़ है सफरिंग की, वो डिज़ायर है, जो इच्छाएं हैं। क्या इच्छाएं हैं? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है या फिर एसओ इन एमईए बनना है, ठीक है। तो ये डिज़ायर है, नहीं बनोगे तो क्या होगा? सफरिंग होगी। ये तुम्हारी डिज़ायर है, डिज़ायर नहीं फुलफिल होगी, सफरिंग होगी। तो क्या इस सफरिंग का एंड है? तो बुद्धा जी बोलते हैं यस देयर इज़ एन एंड टू दिस सफरिंग। क्या है वो एंड? कैसे हम एंड कर सकते हैं? तो इन्होंने उसके लिए दिया अष्टांगिका मार्ग, जिसको हम बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग,
यानी कि गौतम बुद्ध जी ने बोला आप इन 8 रास्तों पे चलो, 8 चीज़ों को फॉलो करो, आप डिज़ायर से मुक्त हो जाओगे, सफरिंग से मुक्त हो जाओगे। क्या है? सही व्यू रखो लाइफ में, सही व्यू रखो। सही चीज़ मतलब सही व्यू का मतलब ये है कि अगर मान लो आप अपना कर्म कर रहे हो, नहीं भी आपको वो मिलता है, मान लो फल जो है, ठीक है, जो आप पहली बात तो डिज़ायर सी मत रखो, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उस चीज़ को लेके आपको सही व्यू रखना है कि ठीक है, जो भी है अच्छा है, जो भी मिला है उसको अडॉप्ट करना है, राइट इंटेंशन रखना है, सही इंटेंशन से मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि भाई हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, दबा के घूस पे लेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। सही बोलना है, सही एक्शन करना है, हार्ड वर्क करना है। ऐसा नहीं कि बस इच्छाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। सही से जीवन यापन अपना करना है, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, सही तरह से चीज़ों पे फोकस करना है, राइट माइंडफुलनेस। यानी माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि आप जो आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं उनको ऑब्जर्व करो, उसको माइंडफुलनेस बोला जाता है, ठीक है। तो ये 8 फोल्ड पाथ है। क्या सर मैं हर एक चीज़ रटनी है? नहीं, आपको रटनी नहीं है। यहाँ तक कि वो सीधा बेसिक से सवाल पूछता है कि अष्टांगिका मार्ग या फिर 4 नोबल ट्रुथ, ठीक है, ये किस धर्म से बिलोंग करते हैं? तो आप सिंपल बोल देंगे बुद्धिज़्म धर्म से, ठीक है। अब बुद्धा जी की डिफरेंट मुद्राएं हैं, वो हम अभी पढ़ते हैं, एक सेकेंड। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ बुद्ध में भी, बुद्धिज़्म धर्म में भी त्रिरत्न होता है। बुद्धिज़्म धर्म में जो त्रिरत्न होता है वो 3 चीज़ें होती हैं। बुद्ध, उनका धर्म जिसको बुद्धिज़्म धर्म में धम्मा बोला जाता है, और संघ, ठीक है। बुद्धा, धम्मा और संघ। संघ का मतलब होता है जो एक ग्रुप ऑफ ये बुद्धिस्ट मंक्स हैं उसको संघ बोला जाता है। एक कम्युनिटी, कम्युनिटी ऑफ बुद्धिस्ट्स, उसको हम संघ बोलते हैं। धम्म का मतलब होता है धर्म, रिलीजन। और बुद्धा तो आप जानते हैं। तो बुद्ध आपसे पूछेगा कि त्रिरत्न बुद्धिज़्म में क्या है, बुद्धा, धम्मा, संघा, या फिर इनमें से कौन सा त्रिरत्न का पार्ट नहीं है। जैसे जैनिज्म में अगर हम बात करें तो राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट, KFC, वहाँ पे त्रिरत्न अलग था, ठीक। डिफरेंट मुद्राएं, ये मुद्राएं डिफरेंट जो है, मैं SSC वाले बच्चों को उतना तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आपको रटना है, क्योंकि SSC में तो मैंने कभी क्वेश्चन इससे नहीं देखा। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पर CDS और CAPF के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर मैं बोलूँगा कुछ मुद्राएं, जैसे कि धर्मचक्र मुद्रा। तो धर्मचक्र प्रवर्तन किसको बोल रहे थे? जो ये अपना पहला सरमन, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो जो ये रिप्रेजेंट करता है बुद्धा जी की टीचिंग को। भूमि स्पर्श मुद्रा, जहाँ पर बुद्ध जी ने, अगर आप ध्यान से देखें तो एक हाथ अपना भूमि पे यानी अर्थ पे टच कर रखा है, यानी कि वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किया जा रहा है कि बुद्ध जी अर्थ से बोल रहे हैं कि यू आर दी विटनेस ऑफ माई एनलाइटनमेंट। जो मुझे निर्वाण की प्राप्ति हुई है उसके आप एनलाइटन, मतलब उसके आप काइंड ऑफ क्या हो, आप उसके क्या, अभी मैंने बोला मतलब उसके विटनेस हो, ठीक है। आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ मुझे निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो वो चीज़, मतलब आपसे पूछेगा कि भूमि स्पर्श मुद्रा क्या दिखाता है, क्या शोकेस करता है। तो धर्मचक्र हमने मुद्रा देखी, भूमि स्पर्श। ऐसे अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा जो है फियरलेसनेस को सिंबलाइज करती है ना, कि बिल्कुल सारे डर से मुक्ति प्राप्त कर ली है गौतम बुद्ध जी ने, ठीक है। तो ये अभय मुद्रा ये दिखाता है। और मुद्रा में पूछ भी सकता है, जैसे कि इसमें दोनों हाथ इनके चेस्ट की तरफ है, इसमें एक हाथ अर्थ में टच्ड है, इसमें एक हाथ तो ऊपर की तरफ है और एक हाथ इनके लैप में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मुद्राएं हैं। ध्यान मुद्रा तो ऑब्वियस आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका दोनों चेस्ट में है, तो यहाँ दोनों लैप में है ना। जब हम ध्यान लगाते हैं, हम लोग डेली जब सुबह मेडिटेशन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था शुरू में, या तो आप अपने दोनों हाथों को लैप्स मतलब यहाँ पर रख लो, है ना, जो हमारे घुटने होते हैं वहाँ पे, या तो आप इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पर गौतम बुद्ध जी को डिनोट किया गया है। तो मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन सिग्निफाइज कंटेम्पलेशन ऑफ एन इनर पीस। तो अब 4-5 बार, ये क्या है, ये जेनरोसिटी को दिखाता है ना, दया को दिखाता है, जिसमें कि राइट हैंड रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड रेस्ड है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड रखा हुआ है, राइट हैंड रेस्ड है, ठीक है। और ये है आपका वितर्क मुद्रा, जिसमें कि इनका आप देख सकते हैं, जो हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी जो पहली उंगली होती है, 4 फिंगर, और जो हमारा थंब होता है वो आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, है ना। तो व्हील ऑफ लॉ। वैसे आप ये 5 भी याद करोगे ना, चल जाएगा आपको आराम से काम, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे पूछेगा अभय मुद्रा क्या दिखाता है, तो फियरलेसनेस। वरद मुद्रा क्या दिखाता है, जेनरोसिटी दिखाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि जिस तरह से जैन में काउंसिल हुई थी, वैसे क्या बुद्धिज़्म धर्म में भी काउंसिल हुई? बिल्कुल। तो जब गौतम बुद्ध जी की जब डेथ हो गई 483 BC में, तो उसके बाद यहाँ पर हुई क्या, बुद्धिस्ट काउंसिल, कि जो बुद्धा जी की टीचिंग्स हैं उनको क्या किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए। तो पहली हुई राजगिरी में, ठीक है, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई कुंडल वन कश्मीर में। कश्मीर में जो जगह पड़ती है कुंडल वन, वहाँ पर हुई थी ये
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कब हुई थी? 483 बीसी में ये हुई। उसके 100 साल बाद 383 बीसी। अगेन अगर हम देखें तो 100 साल अगर करेंगे, इसमें 100 घटाएंगे तो 283 आएगा, तो रफली उसी के आसपास है 250 बीसी। और ये 72 एडी। किसने पैटर्नाइज किया था का मतलब होता है किसने खर्चा उठाया था इस काउंसिल का? तो अजात शत्रु ने। कौन था अजात शत्रु, कौन था काला अशोक, कौन था अशोक, कौन था कनिष्क, वो सब आपको अभी अब मंडे से सब आप धीरे धीरे सब आपको पता चलने लगेगा जब हम महाजनपद पढ़ेंगे। तो इसको पैटर्नाइज किया था अजात शत्रु ने, इसको काला अशोक ने, इसको अशोक ने और इसको कनिष्क ने। प्रेसिडेंसी की अगर बात करेंगे तो महाकश्यप, ठीक है, जैसे कि पहले जैन जो काउंसिल हुई थी उसको मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे बिंदुसार, उन्होंने खर्चा उठाया था पैटर्नाइज से, लेकिन उसको लीड किसने किया था, चेयरमैनशिप किसने करी थी? तो वो स्थूल बाहु ने करी थी। तो उसी तरह यहाँ पर किसने लीड किया? महाकश्यप। इसको सबकाम, इसको मोगलीपुत्र तिस्सा और इसको वासुमित्र। ऐसे याद कर लो, MS MB, ठीक है, MSMB। इसको ऐसे याद कर लो, AK। अब ये काम आ जाता है। जैसे कई बार आपसे पूछ लेगा कि बताओ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने लीड किया, तो ये तो आपको पक्का पता है कि भाई उसी ने लीड किया जिसका नाम के से शुरू हो रहा है। और अगर एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसका नाम के से शुरू हो रहा है तो बिना मतलब आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपको अभी याद हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा अजात शत्रु कौन था, काला अशोक कौन था, लेकिन फिर भी कई बार हम ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ा देते हैं, तो उसके लिए याद रखने के लिए, ऑर्डर याद रखने के लिए वो एक याद रहेगा आपको। तो आपको याद रहेगा, हाँ, ए से अजात शत्रु, के से काला अशोक, फिर कनिष्क, इस तरह से, ठीक। अब आते हैं डिफरेंट जो सेक्ट होते हैं बुद्धिज़्म में। अब हुआ क्या, जो चौथी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, यहाँ आते आते तक बुद्धिज़्म में भी फूट पड़ गई। फूट पड़ गई का मतलब है कुछ लोग कुछ और विचारधारा, जैसे कि हमने देखा था हमारे जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट थे तो 6 थे कि नहीं थे, है ना। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, हमारा संख्य फिलॉसफी हो गई, है ना, जो हमारे गौतम थे उन्होंने न्याय फिलॉसफी दी थी, तो बहुत सारी फिलॉसफी निकल के आई थी उसमें। तो उसका मतलब क्या है, हर कोई ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट था, हर कोई वेदों में बिलीव कर रहा था, लेकिन हर किसी का एक सोचने का नज़रिया अलग था। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ, हर बुद्धिज़्म में बिलीव करते थे लेकिन अलग अलग फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म निकल आए। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, यहाँ पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज़्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्ट्स। ध्यान रखना, बुद्धिज़्म डिवाइडेड इंटू 2 सेक्ट्स, 2 सेक्ट में बट गया, हीनयान और महायान। ये तो बाद में निकल गया, पहले हीनयान महायान समझते हैं। दे डिड नॉट बिलीव इन दी आइडल वर्शिप। ये साउथ इंडिया जो है ना हमारा, वहाँ पर मेनली ये इन्फ्लुएंस हुआ था। ये आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे, मूर्ति पूजन पे, और ना ही ये इस पे बिलीव करते थे कि बुद्धा जी का फिर से जन्म होगा, रीबर्थ होगा। लेकिन महायान ये आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे, और ये दे डिड बिलीव्ड इन दी रीबर्थ ऑफ बुद्धा, ठीक है, बिलीव्ड इन रीबर्थ ऑफ बुद्धा, कि बुद्ध जी का रीबर्थ यानी कि जन्म होगा। हीनयान के जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो पाली में लिखे हुए हैं, पाली भाषा में, और महायान के जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, ठीक है। वज्रयान जो फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है ये तिब्बत के आसपास ओरिजिनेट हुआ, और ये खासकर जो वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है, सिक्किम वाला एरिया, वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म कहलाया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टोना टोटका ये सब होता है इस फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म में, ठीक है। बुद्धिज़्म का जन्म ही हुआ इसीलिए हुआ था कि ये रिचुअल सब फालतू होते हैं, लेकिन इसमें भी रिचुअल ऐड हो गए, ठीक है, बाद में जाके। और एक फॉर्म ऑफ और वैसे बुद्धिज़्म होता है जिसको हम बोलते हैं थेरावादा फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म। ये मेनली आपको ये भी तिब्बत और खासकर जो चाइना का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ देखने को मिलेगा। वैसे तो आपको बता दूँ, हीनयान और महायान में, ये हीनयान जो है ना आपको श्रीलंका हो गया, है ना, कंबोडिया हो गया, ये जितने भी साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ पर, ठीक है। महायान अगर आप जाओगे ना तो चाइना, जापान, ठीक है, साउथ कोरिया, यहाँ इन जगहों में आपको महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म देखने को मिलेगा। अब ये बोधिसत्व कौन होते हैं, तो ध्यान रखना, बोधिसत्व का संबंध है महायान धर्म, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म से। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत मेडिटेशन किया निर्वाण अटेन करने के लिए, लेकिन ये निर्वाण के पाथ पे गए नहीं। उस पाथ पे इसलिए नहीं गए सो दैट जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो उसको बाकी लोगों पे ट्रांसफर कर सके, यानी कि दे गेव अप ऑन देयर पाथ ऑफ निर्वाणा टू अचीव और टू टीच देयर डिसाइपल्स, ठीक है। वो अपने डिसाइपल्स को या फिर उस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में बता सकें, इसलिए उन्होंने अपना जो रास्ता है वो छोड़ा निर्वाण अटेन करने का, जैसे वज्रपाणी, अवलोकितेश्वरा और अमिताभ, ठीक है। ये कुछ बोधिसत्व के नाम हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं हमारे कुछ जो पाली में लिखे गए हैं, जिनको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक में आते हैं हमारे सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक,
ठीक है। तो सूत पिटक में बुद्धा जी की टीचिंग्स लिखी हुई हैं, उनके सरमन्स लिखे हुए हैं। विनय पिटक में मोनास्टिक रूल्स और ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मोनास्टिक यानी कि मोनास्ट्री में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है, उनके लिए रूल्स और कोड्स लिखे हुए मोनास्टिक जो हमारे भिक्षु और भिक्षुनी हैं उनके लिए। अभिधम्म पिटक में इंटरप्रिटेशन ऑफ सूत पिटक है, या फिर एक तरह से जो बड़े बड़े जैसे बोधिसत्व हो गए, बड़े बड़े जो बौद्ध गुरु हुए, उन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन दिया है अपने आपने अपने हिसाब से सूत पिटक का, वो अभिधम्म पिटक में है। तो इसको त्रिपिटक बोलते हैं, जो कि पाली कैनन्स हैं, यानी पाली में लिखे हुए हैं। मिलिंद पनो एक और किताब है जो पाली में लिखी गई है। ये मिलिंद जो जिसको हम मियांडर के नाम से जानते हैं, जो एक इंडो ग्रीक राजा था, जो हम आगे देखेंगे, जो भारत में आता है। तो उसका डायलॉग है नागसेन। नागसेन एक बुद्धिस्ट मंक है, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मिलिंद जी, और उसके क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं नागसेन, या कहीं कहीं नागार्जुन भी लिखा होता है, लेकिन नागसेन ध्यान रखना, अगर नागसेन नहीं होगा तो नागार्जुन होगा। तो उसके साथ इनका डिस्कशन होता है, और मिलिंद जो है मियांडर वो बाद में क्या बुद्धिज़्म धर्म को अपना लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, जिस हिसाब से नागसेन ने आंसर दिया। संस्कृत में भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जैसे बुद्ध चरित्र जो गौतम बुद्ध जी की बायोग्राफी है। ठीक है, गौतम बुद्धा की ये बायोग्राफी है, जीवनी है। इसको किसने लिखा है? इसको अश्वघोष ने लिखा है। जातक टेल्स हैं, जातक टेल्स डील करती हैं गौतम बुद्ध जी की जो प्रीवियस बर्थ हैं, जो उनके पिछले जन्म में, उनसे डील करता है ये जातक टेल्स। ठीक है, त्रिरत्न बुद्धिज़्म में क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जो हमारा बुद्धा, उनका धम्म और संघ। ठीक है, बुद्धा, धम्मा और संघ होता ही है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से कंफर्म करेंगे। सर वो बास्केट्स क्या थे? पिटाका का मतलब बास्केट होता है। ये जो पिटाका होता है इसका मतलब बास्केट होता है। पिटाका का मतलब बास्केट होता है। गौतम बुद्ध के दर्शन के बारे में बताएं सर। ओशो इज़ लाइव जी। यहाँ पर फिलॉसफी की क्लास नहीं चल रही है ना, हम एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो फोर नोबल ट्रूथ और जो अष्टांगिका मार्ग पढ़ा है, सिर्फ उतना ही जानने की हमें यहाँ पर ज़रूरत है ना। देखो उदयगिरी की जो केव्स है ना, वो है एमपी में, वो हम पढ़ेंगे। वो हम अलग से पढ़ेंगे। वो गुप्ता जो पीरियड है, ठीक है, जो गुप्ता एम्पायर है उनसे एसोसिएटेड है वो। ठीक है, वो अलग है। उदयगिरी खंडगिरी अलग है। उदयगिरी जो विदिशा एमपी में है वो अलग है आपकी केव्स। ठीक है, चलिए अभी आते हैं टर्म्स इन बुद्धिज़्म। तो चैत्य, विहार, धम्म और स्तूपा। ठीक है, चैत्य प्लेस ऑफ वर्शिप होती है जहाँ पर पूजा करी जाती है, उसको चैत्य बोलते हैं। जहाँ पर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पर बुद्धिस्ट जो हमारे भिक्षु और भिक्षुणी रहते हैं उनके लिए जगह होती है, उसको विहार बोलते हैं। धम्म का मतलब होता है धर्म, और स्तूपा का मतलब होता है माउंड, एक टीला। जैसे मोहनजोदड़ो में हमने देखा था टीला था, वो क्या था? स्तूपा था। ठीक है, तो माउंट वेयर द रेलिक्स ऑफ बुद्धा हैव बीन प्लेस्ड, एक ने कि एक उस तरह का टीला जहाँ पर बुद्ध जी के रेलिक्स रखे गए। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे बुद्ध जी की जब डेथ हो गई थी, तो कुछ लोगों का कहना है कि उनके जो रेलिक्स हैं, जो उनके अवशेष हैं, वो उनके शिष्यों को दे दिए गए थे, या फिर कहीं कहीं पे मानना है कि जो हमारे 8 किंगडम्स थे उस समय, महाजनपद थे, तो जो उस समय एग्जिस्ट करते थे, तो उनको दे दिए गए थे। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से उनको, मतलब उनको स्तूपा के अराउंड, मतलब उसको वहाँ पर रख के वो उसके अराउंड स्तूपा बनवा दिया था। तो स्तूपा, ध्यान रखना, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि बुद्धिज़्म में पहली बार इन्वेंशन हुआ था। स्तूपा काइंड ऑफ, इसका स्तूपा का मतलब होता है एक टीला, और वो पहले से एक स्तूपा फॉर्म ऑफ जो आर्किटेक्चर वो एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ने वाले स्तूपा के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी पर्सपेक्टिव से भी, और जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव है, दोनों पर्सपेक्टिव से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। अभी जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो लोग नींद के झोंके में थे तो कृपया जाग जाएं अभी, और स्तूपा के बारे में ध्यान से पढ़ें। स्तूपा सबसे पहली बात तो भगवान बुद्ध जी के किस लाइफ इंसिडेंट्स को डिनोट करता है, ज़रा बताएंगे कॉमेंट में। देखते हैं कितने लोग सो रहे थे।
तो सबसे पहली बात तो लार्जेस्ट कौन सा है, केसरिया स्तूपा, सब देखेंगे। अभी सब भूल जाओ, ठीक है, स्तूपा के बारे में सब कुछ भूल जाओ। स्तूपा के अभी हम आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे कि स्तूपा का आर्किटेक्चर क्या होता है, यानी कि किस तरह से स्तूपा में कौन सा पार्ट क्या है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसमें मत देखो जो पिछली वाली पिक्चर थी, आप यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ वो देखो, ठीक है, नहीं तो फिर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये इसको जो बोलते हैं, जो बड़ा सा गुंबद दिख रहा है ना आपको, ये गुंबद, बड़ा सा गुंबद इस तरह से उस साइड भी है आपका, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंड, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है ऐसा बॉक्स टाइप बना हुआ है, इसको बोलते हैं हर्मिका। ये जो आपको 3 छाते दिख रहे हैं, ये 3 छाते, इसको छत्र बोला जाता है, छत्र बोला जाता है। और ये 3 ही छाते क्यों हैं, कोई बताना चाहेगा, गेस करो 3 ही छाते क्यों हैं इससे। और ये 3 छाते की जो कोई डंडी दिख रही है आपको, डंडी सी इस तरह से डंडी है, ये डंडी को बोलते हैं। वैसे डंडी के बारे में पूछता तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन नोट कर लो फिर भी, खासकर जो यूपीएससी वाले अगर सीडीएस या सीएपीएफ का कोई स्टूडेंट है, मतलब जो स्टूडेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखना, यष्टि बोलते हैं इसको, ठीक है। बाकी ये मत सोचना, ठीक है, एसएससी वालों, कि ये मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा सवाल तो इसी से ही आते हैं एसएससी में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मैं ये बस इतना बोल रहा हूँ कि यष्टि ध्यान में रखना, और बाकी जो सीरियस सीएपीएफ वाले में तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना इस यष्टि के बारे में, क्योंकि एसएससी में यष्टि से क्वेश्चन नहीं अभी तक बना है, ठीक। छत्र 3 इसलिए हैं बिकॉज ये जो त्रिरत्न है बुद्धिज़्म में, बुद्धा, धम्मा और संघा, उसको रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक। ये जो आपको गेटवे दिख रहा है, ठीक है, 2 पिलर लाइक स्ट्रक्चर ये, ठीक है, इनको बोला जाता है गेटवे को तोराना, ठीक है, तोराना बोला जाता है इसको, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं ये रेलिंग टाइप, ये मेधी है। ये जो आप ये बड़ी सी रेलिंग देख रहे हैं, ये बाहर जो ये आपकी वेदिका है, वेदिका है। और यहाँ पर जब आप घुसोगे और जो घूमोगे यहाँ पे ऐसे चलोगे, ये जो पथ है, ठीक है, जो अंदर, अब मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को, कि आप जैसे यहाँ से एंटर करोगे तो यहाँ पर जो रास्ता है उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा, हट जाओ तो राना, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके तोराना है, गेटवे जो होते हैं उनको, बस ख़त्म। ये है इसकी पूरी, कि जो यहाँ पर वो है सब, ठीक है, छत्र स्वायर या फिर इसको छत्र बोलते हैं। ये है हर्मिका आपका, ये अंड है, ये तोराना है, और बाकी सब मैंने आपको बता दिया है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे थे, ये सांची का स्तूपा है। अब ये जो सांची का स्तूपा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज ये इंडिया का ओल्डेस्ट स्तूपा है। इसको बनवाया गया था 3rd सेंचुरी बीसी के टाइम पे अशोक के द्वारा। अशोक ने इसको 3rd सेंचुरी बीसी में बनवाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तब से वैसा ही का वैसा, ये नहीं, बनवाया तो अशोक ने, लेकिन मेन बाद में फिर आगे जाके काम करवाया। हम देखेंगे एक शुंग डायनेस्टी आई, तो उसके पुष्यमित्र शुंग ने इसको सैंड स्टोन से, ये मैं फिर से लिख दूँ, ये सांची स्तूपा का डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसी के बारे में ही थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है खासकर, ठीक है। ये जो मैंने अभी ये जो मार्किंग करी थी, ये तो रट लेना, चाहे तुम एसएससी, ठीक है, वैसे तुम, ठीक है, एसएससी के लिए तो है ही है, लेकिन जो यूपीएससी वाले भी हैं तो वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि भाई जो थोड़े से छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके बारे में, किस स्टोन से बना था, ये सारी चीज़ें सांची स्तूपा के बारे में, ये थोड़ा यूपीएससी में इस पर थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि इसको थोड़ा सा अच्छे से, जो खासकर यूपीएससी वाले हैं वो ध्यान से सुनना है इसको। सांची स्तूपा है, तो इस पे बाद में 1st सेंचुरी बीसी के टाइम पे भी शुंग डायनेस्टी, जो मौर्य डायनेस्टी के बाद आई थी, हम आगे चल के देखेंगे, तो उसने इसको सैंड स्टोन से इसकी कार्विंग करवाई थी। ये जो आप देख पा रहे हैं अभी करेंटली, तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही था, ये बाद में इस पर काम करवाया गया था सैंड स्टोन से शुंग डायनेस्टी के द्वारा। यहाँ पर आपको 4 गेटवे या फिर 4 जो हमारे तोराना होते हैं, जिनको कि हम कोऑर्डिनल पॉइंट भी बोलते, कार्डिनल पॉइंट, कार्डिनल का पॉइंट का मतलब होता है जो हमारे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में हैं, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये 4 कार्डिनल पॉइंट्स हैं, जो 4 गेटवेज हैं, जो 4 हमारे तोराना हैं। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी सबसे पहली बार, किसने करी थी, कोई बताना चाहेगा इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो हेनरी टेलर करके थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी करी थी, हेनरी टेलर ने।
ईयर तो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक 1838 ऐसा करके कुछ ईयर था जिसमें इन्होंने डिस्कवरी करी थी। एक बार नहीं होगा तो मैं नोट्स में इसको ऐड करवा दूंगा, बाकी आप देख सकते हैं गूगल करके भी, लेकिन शायद 1838 था। इसके बाद हेनरी टेलर ने किया था, ठीक है। तो ये पहली बार किसने किया था, ये चीज़ ध्यान रखना। बाद में तो फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इस पे साइंटिफिकली उन्होंने बोला था। हेनरी टेलर के बाद जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर थे, उन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से इसका एक्सकेवेशन वगैरह, इस पर रिसर्च वगैरह स्टार्ट करवाई। और बाद में जॉन मार्शल, जिन्होंने हड़प्पा की भी इन्होंने क्या की थी, हड़प्पा के एक्सकेवेशंस इन्हीं के टाइम पे हुए थे, मार्शल जी के टाइम पे, तो उन्होंने भी इस पर कुछ ना कुछ काम किया था। लेकिन हेनरी टेलर का नाम मत भूलिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। तो 4 गेटवे हैं और सैंडस्टोन से बना हुआ था। क्लियर है इतनी चीज़, ठीक। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर आपको कुछ दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है शाल भांजिका का, ठीक है, शाल भांजिका। ये माना जाता है, अब किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये बुद्धा जी की मदर को दिखाया गया है। ये साल ट्री है एक, ठीक है, ये साल ट्री है, उसके नीचे है ये शाल भंजिका। अब है क्या, अब यहाँ पर आपको एक एलिफेंट वगैरह भी दिख रहा होगा, ठीक है, ये लायन दिख रहा होगा। ये बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, आप अगर देखें तो ये तो बाहर की साइड से हम देख रहे हैं, ये अंदर की साइड से देख रहे हैं। ये जो मैडम चल रही हैं, ये रेलिंग है, इसको क्या बोलते हैं, मेधी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो देख सकते हैं लायन है, ठीक है। यहाँ पर आपको एलिफेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये शाल भंजिका जी हैं, जो ये आपको ये फीमेल की जो दिख रही है शाल भंजिका जी हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर आपको क्या स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी कार्विंग्स आपको देखने को मिलेंगी इस तोराना में। और जब ये ध्यान रखिएगा, इसको सांची स्तूपा को पहली बार यहाँ पर देखा गया था हेनरी टेलर जी के द्वारा, जो यहाँ पर हंटिंग के लिए वगैरह के लिए आए थे। तो इसके 3 गेटवे तो सही हालत में थे, 3 तोराना, लेकिन एक गेटवे जो था वो गिरा हुआ था, गिरी हुई हालत में था वो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। वो तो हो गया सांची स्तूपा। ये कौन सा स्तूपा है, ये केसरिया स्तूपा है, ठीक है। ये चीज़ें सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने थोड़ी सी शाल भांजिका जी के बारे में चीज़ बताई, सैंडस्टोन बताया, हेनरी टेलर बताया, ठीक है, ये थोड़ा सा यूपीएससी के लिए चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सीडीएस और सीएपीएफ में। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि ये केसरिया स्तूपा है, ये सबसे बड़ा स्तूपा है, इट इज़ द लार्जेस्ट स्तूपा, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है, आपका बिहार में पड़ता है। इट इज़ द लार्जेस्ट स्तूपा एरिया वाइज। ये है आपका धामेक स्तूपा, ठीक है, ये आपका धामेक स्तूपा, जो कि अगर आप ध्यान से देखें तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये है। कहाँ पर, ये आपको देखने को मिलेगा सारनाथ में, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला सरमन यानी पहला उपदेश दिया था। ये कौन सा है, ये आपका है रामाभर स्तूपा। रामाभर भी आपका यूपी में ही पड़ता है, रामाभर स्तूपा, ठीक है। रामाभर स्तूपा कहाँ पर, यूपी में। देन ये है आपका तक्षशिला में पड़ता है ये आपका, ठीक है, ये तक्षशिला में पड़ता है। इसको चिर तोप, ठीक है, चिर टोप स्तूपा बोला जाता है, या फिर इसको हम धर्मराजिका स्तूपा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, धर्म राजिका स्तूपा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। देन ये तक्षशिला में, ध्यान रखिएगा, तक्षशिला जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। और ये आपका है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये, हाँ, ये आपका पिपरवा में है, ठीक है। पिपरवा भी आपका यूपी में ही पड़ता है, पिपरवा स्तूपा, ठीक है। इसको अशोक ने नहीं बनवाया था, इसको जो डायनेस्टी आई थी, ठीक है, उन्होंने शाकाज ने बनवाया था इसको, ठीक है। केसरिया, ध्यान रखना, ये जो केसरिया वाला था ना, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी करी थी के मोहम्मद करके एक हुए, उन्होंने करी थी। सबका में ध्यान नहीं रखना, जैसे इसकी डिस्कवरी के मोहम्मद जी ने करी थी, ये चीज़ ध्यान रखना है। सांची का तो मैंने आपको बता दिया था, हेनरी टेलर ने किया था। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक, ठीक। और कोई आपका स्तूपा बचा, ये आपका भरूच स्तूपा, ठीक है, भरूच स्तूपा। ये पड़ता है आपका एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये भरूच स्तूपा। सतना जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है एमपी में, वहाँ पर। और अगर हम बात करें जो सांची स्तूपा है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है, और ये भोपाल के पास पड़ता है, ठीक है, भोपाल के पास है ये सांची वाला आपका, ठीक है। क्लियर है। और बुद्धिज़्म अक्रॉस वर्ल्ड जान लेते हैं, जैसे कि केसरिया हमने देखा लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा है। और एक स्तूपा और ध्यान रखना है, यहाँ पर फोटोज़ की नहीं लगी हुई है, वो शांति स्तूपा है। शांति स्तूपा एकदम वाइट कलर का है, और ये आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में, ठीक है। शांति स्तूपा वाइट कलर का है पूरा, बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में, वो लद्दाख में सिचुएटेड है। बोरोबुडर जो स्तूपा है, ये जावा इंडोनेशिया में है, ये लार्जेस्ट स्तूपा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, ठीक है, लार्जेस्ट इन दी
वर्ल्ड है ये स्तूपा। कुछ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जैसे कि नालंदा है ना, आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी अभी फिर से उसको बनाया गया है। कुमार गुप्त वन जी ने इसको बनवाया था, जो गुप्त डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को। विक्रमशिला धर्मपाल ने बनवाया था। ओदानपुरी गोपाल, ये सब जो है बुद्धिस्ट टीचिंग्स को और प्रोपगेट करने के लिए इनको बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे और जो ज़्यादातर हमारे जो किंग्स हुए, उन्होंने, जैसे हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज़्म को वो किया, अडॉप्ट किया। अभी हमने देखा था कि अशोक ने, ठीक है, अशोक ने ये सब सांची स्तूपा वगैरह बनाए, जो सबसे पुराना स्तूपा था। अजातशत्रु ने पैटर्नाइज किया, काला अशोक ने, है ना, कनिष्क ने, ये सब क्यों किया? क्योंकि उस टाइम पे जो मासेज हुआ करते थे, जो जनता थी, वो जैनिज़्म बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर रही थी। तो जो ऑब्वियस सी बात है, जो जनता धर्म अडॉप्ट करेगी तो वही राजा भी अडॉप्ट करना चाहेगा, सो दैट जनता का दिल जीत सकें, इसलिए, ठीक है। और बाकी अशोक ने क्या क्या और किया था काम, वो हम जब अशोक के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी में, तो वहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि अशोक के पिलर एडिक्ट क्या हैं, अशोक के रॉक एडिक्ट क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे चल के उनको भी पढ़ने वाले हैं। ये 8 होली प्लेसेस हैं जो कि काफ़ी पवित्र कंसिडर की जाती हैं बुद्धिज़्म में, थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखना। कुछ तो क्यों कंसिडर की जाती हैं आप पहले से ही पता है आपको, जैसे लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का, तो इसलिए कंसिडर की जाती है। बोध गया में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। राजगिर में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। वैशाली में दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर, हमने देखा था चारों बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो ये 8 होली प्लेसेस हैं बुद्धिज़्म में, ठीक है। बाकी लैंड कैपिटल देख लो। वैसे तो अशोक के बारे में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे ये सब क्या होता है, इन्वर्टेड लोटस, अबैकस क्या होता है, ठीक है। और ये हमारे लाइन्स वगैरह कैपिटल बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये हमारी लोमस ऋषि केव, ठीक है। लोमस ऋषि केव को जो है अशोक ने बनवाया था आजीविका सेक्ट के लिए, ठीक है। आजीविका सेक्ट ने बनवाया था इसको, मतलब आजीविका सेक्ट के लिए बनवाया गया था इसको अशोक जी के द्वारा, ठीक है, अशोक जी के द्वारा। तो यहाँ पर हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस करके आपको और मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो और एक चीज़ कि जो लोग भी इंग्लिश का बैच, क्योंकि आप लोगों का जो जीके बैच है, हम्म, दे रहे हैं, रुको 1 सेकंड रुकिएगा ना। शांत 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 एकदम, ठीक है। तो इसी में आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी ऐड करवा दी गई हैं, जो आपका जीके बैच है, ठीक है। और जो लोग बैच में हैं तो उन लोगों को पता होगा आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन जिन लोगों को अलग से अगर इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, आप अलग से उन लोगों के लिए भी बना दिया गया बैच, कि अगर आप बैच में नहीं है जीके वाले बैच में और आपको इंग्लिश पढ़ना है, डेमो क्लासेस भी अपलोडेड हैं, आप जाके परमार अकेडमी ऐप पे चेक कर सकते हैं कि जिन लोगों को भी इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम है तो पढ़ सकते हैं। 99 रुपीज़ सिर्फ, काफ़ी भारी अमाउंट है, ठीक है, फीस में आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई डाउट वगैरह होता है तो ये आप यहाँ पर जाके चैट वाले सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ऑलराइट। बाकी अगर आप परमार जीके बैच में हैं तो आपको इंग्लिश में अलग से एनरोल करने की ज़रूरत नहीं, ना तो इंग्लिश ना तो कंप्यूटर, सब आपको इसी के अंदर बैच के अंदर ही सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ऑलराइट। अब किसी को कुछ डाउट होगा तो जल्दी से पूछ लेगा, और तब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लगा देता हूँ, बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। या तो हम पहले उसके कर लें क्या, पहले एसएससी वाले कर लेते हैं, देन हम कर लेते हैं ये वाले, ठीक है। पहले एसएससी वाले कर लेते हैं, देन हम ये वाले करेंगे जो सीडीएस सीएपीएफ में पूछे गए। शांत रहो, नहीं मार खाओगे तुम, शांत रहोगे। क्या हो गया? साइकिल से खेलो ना अभी, साइकिल से खेल लो। रुकना अभी, ठीक है।
चलिए। तो अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी द टर्म जीना मीन्स, तो लॉर्ड फ्री फ्रॉम फेटर्स वर्दी या फिर कॉन्करर। तो जीना वो होता है जिसने हर चीज़ को कॉन्कर कर लिया है, ठीक है। सर फीस कम कर दीजिए, कितनी कम कर दें हैं? जीके भी है, कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी ऐड कर दिया, फीस कम कर दो। अब उसमें तुम्हारी निर्मला मैडम 18%, उसमें निर्मला मैडम को चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बाद फिर डायरेक्ट टैक्स अलग होता है और उसमें ऐप वालों का कमीशन अलग होता है, पेमेंट गेटवे का अलग होता है। तुमको लगता है ना? ये फीस कॉन्करर बिल्कुल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज लॉर्ड महावीरा बॉर्न, तो महावीर जी का जन्म किस स्टेट में हुआ था? महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार या गुजरात में? तो हुआ था आपका बिहार, है ना। सर बच्चे को तंग क्यों कर रहे हो? तंग नहीं कर रहे हैं। एट द एज ऑफ डैश महावीरा लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। अच्छा, किसी को मैंने डाउट वगैरह मैंने आई थिंक देखा नहीं, डाउट तो नहीं है ना उसका जो हम लोगों ने चीज़ें की हैं? मैंने आई थिंक डाउट देखना भूल गया था वो। चलिए, तो एट द एज ऑफ, तो 30 साल की उम्र में गृह त्याग किया था गौतम बुद्ध ने, और सॉरी 29 साल की उम्र में किया था गौतम बुद्ध ने, और 30 साल की उम्र में किया था वर्धमान महावीर जी ने। वेयर डिड लॉर्ड महावीर अटेन साल्वेशन, तो साल्वेशन की प्राणी की जो उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई वो कहाँ पर हुई? तो वो एक्चुअल में, सॉरी साल्वेशन की बात हो रही, साल्वेशन मतलब कि जिन्होंने अपना एक तरह से प्राण त्यागे, वो पावापुरी में हुआ, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग अगम डिस्क्राइब्स नॉन वायलेंस इन जैनिज्म, तो कौन सा अगम है जो नॉन वायलेंस के बारे में बताता है? अगम का मतलब ये है कोई टेक्स्ट, है ना, कोई लिटरेरी टेक्स्ट। तो ये है आपका सूत कृतंग सूत्र, ठीक है। सूत कृतंग सूत्र है जो कि नॉन वायलेंस के बारे में बताता है, ठीक है। द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वर रिटन अबाउट 1500 साल अगो इन द फॉर्म ऑफ इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट विच प्लेस, तो कहाँ पर हैं अभी महावीर जी की ओरिजिनल टीचिंग्स हैं? बार्टर सिस्टम चलता था, कौन सिस्टम चलता था ये हम महाजनपद में पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से कॉइनेज डेवलप हुआ। सर हु गेट द आइडिया टू बिल्ड स्तूपा फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर बुद्धा डेथ? देखिए ये बुद्धा जी की डेथ के बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया स्तूपा बनाने का, ये पहले से ही कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था मार्केट में। ऐसे कर लो कि भाई माउंड इस तरह से बनाया जाता था कि अगर किसी की डेथ हो गई तो उसको माउंड में बरी कर दिया जाता था, ऐसे टीले टाइप में। तो स्तूपा कोई बहुत ही एकदम न्यू कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये कहाँ पर होगा? पावापुरी इन बिहार, जहाँ इनकी डेथ हुई थी, नहीं, वल्लभी गुजरात में, जहाँ पर आपकी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। द जैन टेम्पल एट पट्टाडक्कल वॉज बिल्ट बाई, तो पट्टाडक्कल में जैन टेम्पल, वैसे तो अभी आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी टफ होगा, पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन जब आप आगे पढ़ लेंगे, मिडिवल तक में आ जाएंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आप तुरंत आप बता देंगे कि आप पट्टाडक्कल देखते ही चालुक्य होगा। नेम दी होली सिटी रिकग्नाइज एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ जैन तीर्थंकर, तो पहले जैन तीर्थंकर और जो चौथे तीर्थंकर थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हमने देखा था कहाँ पर हुआ था, अयोध्या में हुआ था, ठीक है, अयोध्या में, ऑप्शन नंबर सी। द डैश इज़ अ जैन टेक्स्ट कंटेनिंग दी बायोग्राफी, आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ था, अगर आपने ध्यान से देखा हो यहाँ पे तो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, अयोध्या में हुआ था पहले का, ठीक है। जो हमारे 23वें थे पार्श्वनाथ जी थी, उनका वाराणसी में हुआ था, वर्धमान महावीर जी का कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। द डैश इज अ जैन टेक्स्ट कंटेनिंग द बायोग्राफीज ऑफ द जैन तीर्थंकर, मोस्ट नोटेबली पार्श्वनाथ और महावीर। उत्तर ध्यान, आदि पुराण, महापुराण या फिर कल्प सूत्र, जहाँ पर ठीक है, तो ये आपका कल्प सूत्र, ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। कल्प सूत्र में क्या है? बायोग्राफी है पार्श्वनाथ और महावीर। पार्श्वनाथ यानी हमारे जो 23वें तीर्थंकर थे, जिनका सिंबल क्या था? सरपेंट यानी कि सांप था, और महावीर जिनका सिंबल लायन था, शेर था। हु वॉज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन, तो लास्ट आखिरी तीर्थंकर कौन थे? यानी 24वें नंबर के वर्धमान महावीर जी थे। बुद्धा मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड ओवर अ पीपल ट्री के नीचे उन्होंने मेडिटेट किया था, कहाँ पर? सारनाथ में, बोधगया में, कुशीनगर में या फिर उज्जैन में? तो सारनाथ में तो उन्होंने पहला उपदेश दिया था, पहला सरमन दिया था। बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर या कुशीनारा में इनको महापरिनिर्वाण यानी इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, महापरिनिर्वाण,
और उज्जैन, ठीक है। 26 व्हाट वाज द पेडेस्ट्रियन पाथ फॉर डिवोटीज टू वेव इन होमेज टू स्तूपा कॉल्ड इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, यानी बौद्ध वास्तुकला में कहे जाने वाले स्तूपा को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग क्या था? तो पैदल मार्ग को क्या बोला जाता था? छत्र। छत्र तो ये जो हमने देखा था जो 3 नहीं थे, जिसमें किसमें लगे हुए थे, यष्टि में लगे हुए थे, इस तरह से वो थे। ये हर्मिका था, ये अंड था, है ना। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तुराना गेटवे थे, मेधी, ठीक है। तो मेधी होता था वो जो पेडेस्ट्रियन पाथ था। आगे जो ऊपर वाला जो पेडेस्ट्रियन पाथ था, नीचे वाले को प्रदक्षिणा पथ ही बोलते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा सही है इसमें? गौतम बुद्ध बिलोंग टू अ स्मॉल गन नोन एज शक्य गन एंड वॉज अ क्षत्रिय। गौतम बुद्ध पास्ट अवे एट कुशीनगर। तो बिल्कुल सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, क्योंकि इनका ये शक्य मुनि थे और तथागत के नाम से इनको जानते थे, और कुशीनारा में इनकी डेथ हुई थी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन ऑन द 4 नोबल ट्रूथ। तो 4 नोबल ट्रूथ पे अपना पहला सरमन इन्होंने कब दिया, कहाँ पर दिया था? मेधी ऊपर वाली रेलिंग को ही बोलते हैं, और मेधी जो प्रदक्षिणा, जो ऊपर वाला पथ है ना, जो रास्ता है, उसको ही बोल देते हैं। ये जो नीचे वाला था उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, नीचे वाली रेलिंग को बोलते हैं जो वेदिका है, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि कहीं भी आपको ऊपर वाली रेलिंग या फिर जो ऊपर वाली रेलिंग है या फिर जो उसका जो पाथवे है उसके लिए अलग अलग नाम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये दिया था सारनाथ वाराणसी में, पहला सरमन। अगला है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज सेड टू बी हैव पैटर्नाइज्ड बाई। तो पहले को पैटर्नाइज किसने किया था, कैसे याद किया था? ए के याद है आपको? तो अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑन विच सिटी वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। तो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, ठीक है। विच कुशान रूलर वॉज फेमस इन हिस्ट्री वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म एंड ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो चौथी बौद्ध संगीति को किसने ऑर्गेनाइज किया था? हाँ जी, पाटलिपुत्र सही है। नहीं भाई, नोट्स का अलग से बैच तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? कनिष्क, है ना। कनिष्क ने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल को किया था। फॉस्टर मदर कौन थी? मतलब किसकी फॉस्टर मदर थी? महाप्रजापति गौतमी, जो पहली वेमेन बनी थी जिन्होंने भिक्षुनी बनी थी, यानी कि उस धर्म को अडॉप्ट करने वाली पहली फीमेल, गौतम बुद्धा जी। 33 द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन। तो पहले जो बुद्धिस्ट अर्लियर टेक्स्ट हैं वो किस लैंग्वेज में, किस भाषा में लिखे गए? तो ये पाली में लिखे गए थे, ठीक है। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट जो हमारे टेक्स्ट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें कि हमारे अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक तीनों आते हैं ये, ठीक। एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इज फेमस फॉर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल डोम स्ट्रक्चर्ड मॉन्यूमेंट। तो ये कहाँ पर है? ये सांची में, रांची में नहीं, सांची में। इसको किस नाम से जानते हैं जरा बताइए, हेमिस्फेरिकल डोम को? 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन इंडिया। सबसे बड़ा स्तूपा कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है आपका केसरिया स्तूपा। कहाँ पर है जल्दी से बताएंगे? शांति स्तूपा लद्दाख में, वाइट कलर का पूरा आपको देखने को मिलेगा। और सांची तो हमने देख ही लिया है, ये मध्य प्रदेश में है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है। सांची में, वैसे तो मैं आपको ये बताऊंगा जब स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ेंगे, कि ये जो सांची स्तूपा है ना, यहाँ पर आपका चेतियागिरी विहार करके एक फेस्टिवल है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो सांची का स्तूपा है यहाँ पर, ठीक है, सांची स्तूपा में यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है, चेतियागिरी विहार फेस्टिवल। और इसमें है क्या कि ना, ये जो सांची स्तूपा, बड़ा सा स्तूपा, इसके अराउंड भी स्तूपा हैं कुछ छोटे। तो स्तूपा नंबर 3 में सरीपुत्ता, सरीपुत्ता और महामोगलेना, बिल्कुल रेलवे एनटीपीसी के लिए सफिशिएंट है। महामोगलेना, ये 2 बुद्धा जी के डिसाइपल्स थे, शिष्य थे। इनके रेलिक्स रखे गए हैं और इनके रेलिक्स को ही पूजा जाता है, पूजा की करी जाती है चेतियागिरी विहार फेस्टिवल में, जिसका अभी मैंने कुछ दिन पहले एक छोटा सा वीडियो भी डाला था, अगर आपको पता हो। वैसे ही चीज़ मैं स्टैटिक जीके में भी जब फेस्टिवल पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे, एमपी के फेस्टिवल जब देखेंगे, मध्य प्रदेश के, तो ठीक है। अगला है हमारा 36 विच इज़ दी ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड। तो बुद्धिस्ट पीरियड का ओल्डेस्ट स्तूपा कौन सा है, सबसे पुराना? तो धामेक तो हमने देखा था, ये कहाँ है जल्दी से बताइए, जो सिलेंडर शेप में है। महाबोधि स्तूपा बोध गया में है। केसरिया स्तूपा सबसे बड़ा है जो बिहार में है। सांची स्तूपा सबसे पुराना है, अशोक के टाइम से बनना शुरू हुआ था, ये सारनाथ में, ठीक है। अगला देखिए, अगला ये रहा आपका, ऑन दी मोस्ट प्रोमिनेंट, क्या चीज़, किस करोड़,
जम्बिका ग्राम, जम्बिका जो ग्राम है वो आपका बिहार में ही पड़ता है, जो जम्बिका ग्राम है वो बिहार में ही है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया डैश स्तूपा एट सारनाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई द ग्रेट मॉडर्न किंग अशोक। तो अशोक ने किसको बनवाया था? धौली, धामेक, भरनौत या फिर ललितगिरी। तो ये बनवाया था जो धामेक का था, ठीक है, सारनाथ में। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? ये संस्कृत लैंग्वेज में, और किसने लिखी? अश्वघोष ने। नागार्जुन या नागसेन और मिलिंद के बीच में डायलॉग हुआ था, जो मिलिंद पन्हों में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है शैलेंद्र किंग्स हु फाउंडेड देयर एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया। तो ये जब हम पढ़ेंगे हम साउथ इंडिया की हिस्ट्री तो देखेंगे, यहाँ पर इंडोनेशिया में शैलेंद्र किंग्स का रूल था। इन्होंने बुद्धिज़्म, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करके रखा हुआ था। इनको चोला डायनेस्टी के रूलर्स ने हराया भी था। विथ रेफरेंस टू बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर व्हाट डज चैत्य मीन। तो चैत्य का मतलब क्या होता है? बुद्धा के रेलिक्स, जहाँ बुद्धा के रेलिक्स जो होते हैं उनको चैत्य बोलते हैं। टेम्पल का एंट्रेंस होता है, फिर प्रेयर हॉल होता है। रेजिडेंस या मोनास्ट्री को किस नाम से जाना जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से कौन सा एसोसिएटेड है? पल्लव, मंडप, शिखर या स्तूपा। तो बहुत आसान सा है, स्तूपा होगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें मोनास्ट्री को, जहाँ पर ये लोग रहते थे उसको बोलते थे विहार, जहाँ पर ये लोग वर्शिप करते थे उसको चैत्य बोलते थे। द रूल्स मेड अंडर फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड एज। तो रूल्स किस किताब में लिखे थे? तो हमने त्रिपिटक देखे थे, अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक। तो जो विनय पिटक था उसमें रूल्स वगैरह लिखे हुए थे। सूत्र पिटक में जो सरमन्स थे, जो इनके उपदेश थे वो लिखे हुए थे। अभिधम्म पिटक में जो फिलोसफिकल टीचिंग्स थी, बुद्धा के सरमन्स थे, उनका इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ था। यानी काइंड ऑफ सूत्र पिटका का इंटरप्रिटेशन था इसमें, ठीक है। 43rd इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेडिटेशन सेल्स एंड लिविंग क्वार्टर्स फॉर द मंक्स। तो जहाँ पर ये लोग मेडिटेशन करते थे और रहते भी थे वहाँ पर, तो लिविंग क्वार्टर तो आपका होगा ये विहार, ठीक है। विहार कहाँ पर है? विहार, ऑप्शन नंबर ए। राम भर स्तूपा विच मार्क्स द साइट वेयर बुद्धा वॉज क्रीमेटेड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जहाँ पर इनका क्रीमेशन हुआ था लॉर्ड बुद्धा का, वो कहाँ पर है? रामभर। तो रामभर मैंने आपको बताया था ये आपका यूपी में ही पड़ता है, रामभर जगह, ठीक है, रामभर स्तूपा। अगला है भरूच स्तूपा डिपिक्ट दी जातका टेल। तो जातका टेल क्या है? तो बुद्धा जी के जो प्रीवियस बर्थ हैं उससे एसोसिएटेड हैं, जातक की कथाएं हैं। और ये भरूच जो स्तूपा है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का जो स्तूपा है उसमें इसको डिपिक्ट किया गया है ये, ठीक है, दर्शाया गया भरूच स्तूपा में। नॉट अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा। कौन सा पार्ट नहीं है बुद्धिस्ट स्तूपा का? तो सर अंड भी है, ठीक है, हर्मिका भी है, छत्र भी है, ठीक है, लेकिन गोपुरा नहीं है। द लायन कैपिटल वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा जी के किस पर्टिकुलर इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए लायन कैपिटल को बनाया गया था? तो लायन कैपिटल कहाँ है? कहाँ है लायन कैपिटल? तो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि जब अशोक के बारे में देखेंगे तो वहाँ देखेंगे ये क्या होता है लायन कैपिटल। जो मैंने दिखाया नहीं था वो इस तरह से इन्वर्टेड लोटस था, है ना, अबैकस था, और ये शेर बना हुआ था, जो हमारे भारत सरकार का भी नेशनल वो एम्बलम टाइप है। तो लायन कैपिटल सारनाथ में एक पिलर था, वहाँ से निकाला गया था, ये हम पढ़ेंगे। तो सारनाथ में ही क्या दिया गया था? पहला उपदेश दिया गया था। डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनारा में हुई थी, ठीक है। 48 चेतियागिरी विहार इज़ अ डैश फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची। तो चेतियागिरी विहार फेस्टिवल जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, जहाँ पर महामोगलेना और सारीपुत्ता जो उनके डिसाइपल्स थे, उनके रिलिक्स को वर्शिप करने के लिए फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बुद्धिस्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स इज लोकेटेड इन यूपी। तो यूपी में कौन सी है? करले, सारनाथ, अमरावती या फिर सांची। तो सांची तो एमपी में, अमरावती आपकी आंध्रा में, सारनाथ सही आंसर होगा। और 50वां क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग यूपीएससी के द्वारा जो पूछेगा बढ़िया कायदे के क्वेश्चन है वो करेंगे। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज। तो गांधार स्कूल जो आर्ट है वो इटली की से इन्फ्लुएंस था, बेल्जियम से, हंगरी से, व ग्रीस से। तो ये आपका ग्रीस से इन्फ्लुएंस था, ठीक है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का। एक क्वेश्चन और करो। विद रेफरेंस टू आजीविका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मखाली गौसल वॉज द प्रोमिनेंट टीचर ऑफ दिस सेक्ट। आजीविका बिलीव्ड इन फेटलिज्म। बताओ जल्दी से, इसमें से कौन सा सही है? ये इसी बार के सीजीएल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल के पेपर में। तो मखाली गौसल जो वर्धमान महावीर जी के साथ गृह त्याग किए थे, है ना, उन्होंने किस उम्र में किया था? 30 साल की उम्र में। लेकिन बाद में इन्होंने आजीविका सेक्ट अपना अलग से बना लिया, जो कि फेटलिज्म में बिलीव करते थे, यानी हर चीज़ फेट यानी कि नियति पे निर्धारित है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेजेस हैड इनिशिएटेड द इंडो ग्रीक किंग मियांडर इनटू बुद्धिस्ट। तो किसने कन्वर्ट किया था मियांडर को बुद्धिज्म में? तो ये किसने किया था? नागसेन ने,
क्लियर है? तो एक दो और कर लेते हैं। धार्मिक स्तूपा कहाँ पे, आप कर लेंगे यार, सारनाथ में है। बाकी तो आई थिंक ये पूछ रहा है कि किस मटेरियल से बना है जो पिपरवा स्तूपा है, वो किस मटेरियल से बना हुआ है। तो सैंड स्टोन से तो ध्यान रखना यार, ये सांची वाला बना हुआ है। लेकिन जितना मुझे पता है पिपरवा वाला जो है था वो ब्रिक से बना हुआ था, ईंटों से बना है। ठीक है, ईंटों से होगा ये जो केसरिया धामेक है, ये रामभर है, चिरतोप, ये पिपरवा। ठीक है, ये मोस्टली आपका ब्रिक ईंटों से ही बना है ये। ठीक है, ठीक है, ईंटों से ही बना हुआ है, आप देख भी सकते हो ये। ठीक है, ईंटों से ही बना हुआ है ये। और कुछ क्वेश्चन है? सांची स्तूपा को हेनरी टेलर ने किस साल डिस्कवर किया था? ये क्वेश्चन आ चुका है, तो 1818 ही होगा। मुझे मैंने बोला था ना 1818 या 1838 मुझे लग रहा है, क्योंकि 8 था लास्ट में आई थिंक, तो 1818 ही होगा। ठीक है इसका। चलो भाई, ये 2-3 क्वेश्चन तो यार खुद कर सकते हो, है ना। लोमस ऋषि केव बुद्धिस्ट मंक्स के लिए बनाई गई थी, प्लस आजीविका सेक्ट वालों के लिए भी बनाई गई थी। ये कहाँ पर है लोमस ऋषि? तो ध्यान रखना ये बिहार में लोमस ऋषि केव्स। ठीक है, बिहार में। चैत्य विहार पता है आपको कि, कितने गेट में है सांची में? सांची स्तूपा में कितने तुराना, कितने गेट में, जल्दी बताओ। और ये हमें समझ नहीं आता है, मतलब तुम लोग को मतलब बार बार रिपीट करता रहता हूँ, क्वेश्चन लगाने में क्या कोई इंटरेस्ट नहीं रहता क्या? जब पढ़ाओ तो मतलब स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है, लेकिन जब क्वेश्चन आते तो घटती जाती है। मतलब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। ठीक है, जब मैं पढ़ता था, ठीक है, तो थ्योरी से ज़्यादा मुझे क्वेश्चन से मज़ा आती थी, क्योंकि थ्योरी हटे जल्दी से, क्वेश्चन आए तो मज़ा आए। अब हो सकता है कि वो अलग अलग होता है, ठीक है, किसी सबका अलग अलग होता है, लेकिन यार क्वेश्चन जब तक नहीं लगाओगे तब तक कैसे पता चलेगा कि कितना चीज़ें आपको आया नहीं आया। और पहली बात, दूसरी बात, इससे बहुत बढ़िया रिवीजन होता है आपका कि अच्छा ये हुआ जल्दी जल्दी, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगना चाहिए आपको कि अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा, उसका क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये होना चाहिए। 4 कार्डिनल पॉइंट्स थे, ठीक है, कंपास में। 4 तुराना था, जिसमें 3 जब हेनरी टेलर को मिले थे तो ठीक हालत में थे, और एक गिरा हुआ था। चीरा तोप किसको मिला था? चीरा तोप जो बता नहीं थे तक्षशिला में है चीरा तोप, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को मिला था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। भरूच स्तूपा किसको मिला था? तो चीरा तोप, इसका तो अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। ठीक है, इसका तो अलेक्जेंडर कनिंघम होगा, जेम्स टोड नहीं होगा। एक सेकंड, इसका अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। ये वाला चिरा टोप जो है जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया था। ठीक है, जॉन मार्शल होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना, जो कि एएसआई के डायरेक्टर थे हड़प्पा का, जब एक्सकेवेशन हुआ था हड़प्पा मोहनजोदारो का तब। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरूच स्तूपा, जिसमें जो एमपी में है जहाँ पर बुद्ध जी की प्रीवियस बर्थ के बारे में दर्शाया गया, दैट इज़ जातका टेल्स। ठीक है, चलो अब आ जाओ जरा, आ जाओ भाग के सभी लोग। ठीक है, अब ये 10 क्वेश्चन करेंगे ये वाले। ठीक है, करो जल्दी से। विद रेफरेंस टू दी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये CPF 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू जैनिज्म, वर्धमान महावीर अटेंड कैवल्य आउटसाइड द टाउन ऑफ जम्बिका ग्राम, जो कि कहाँ पर है? रिज्जुपालिका रिवर के बैंक स्पेंड इन द फील्ड ऑफ हाउस होल्डर नेम समग करके एक था बंदा, उसके घर के बाहर था ये। तो बिल्कुल सही है, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी इनको। ठीक है, जम्बिका ग्राम जो हमने देखा था कहाँ है? बिहार में। स्टड गए मतलब, चलो। द स्टेट व्हेन द कर्म पार्टिकल्स एक्चुअली बिगिन टू फ्लो टूवर्ड्स द जीव टू बाइंड, इट इज़ नोन एज असरफ। तो असरफ क्या होता है जैन धर्म में? जहाँ पर आप जो है जो कर्म पार्टिकल हैं बिगिन टू फ्लो टूवर्ड्स द जीव टू बाइंड, यानी कि आपको काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि आपका बॉडी और आपका जो माइंड है वो दोनों मिल के आपको एक काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट उसने दे दिया आपको, उसको असरफ बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों होना चाहिए सही। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। नॉट अ जैन आचार्य, इनमें से जैन आचार्य कौन से नहीं है? भद्रबाहु, खेम, हरिभद्र या फिर सिद्धसेन दिवाकर। तो भद्रबाहु तो यार थे, भद्रबाहु नहीं, कौन से सेक्ट ऑफ जैन धर्म की फाउंडेशन करी थी जब बताएंगे। तो भद्रबाहु तो जैन आचार्य थे, खेम नहीं थे। खेम एक जो है बुद्धिस्ट आचार्य थे। ठीक है, हरिभद्र भी थे, भद्र बाहु ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, वैसे रटना नहीं है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म इज नॉट करेक्ट। तो श्वेतांबर सेक्ट के बारे में कौन सा सही नहीं है?
इट रेफर्स टू मंक्स हु वियर वाइट क्लॉथ्स, श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद कपड़े पहनते थे, सही है। इट रेफर्स टू मंक्स हु माइग्रेटेड टू द साउथ ऑफ विंध्या इन द 4th सेंचुरी BC, नहीं। जब अकाल आया था तो एक सेक्ट ऊपर ही रह गया था, ठीक है, जो सफ़ेद कपड़े बाद में पहनने लगा था, और जो नीचे गया था उसको लीड किया था भद्रबाहु ने, और उन्होंने दिगंबर सेक्ट बनाए थे। जब वापस गए थे तो उन्होंने देखा था कि यार ये लोग तो सफ़ेद कपड़े पहनने लगे, तो ये माइग्रेट नहीं किए थे, माइग्रेट किए थे वो जो दिगंबर वाले थे वो, ठीक है। 12 अंग को इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था बिल्कुल, क्योंकि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो श्वेतांबरों ने ही ऑर्गेनाइज करी थी, क्योंकि दिगंबर वाले ने बॉयकॉट कर दिया था, ठीक है। जो पहली, सॉरी, बौद्ध संगीति बोलो, पहली जो जैन काउंसिल हुई थी, कहाँ हुई थी, जल्दी से बताएंगे। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन हु वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, तो पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? बिल्कुल सफिशिएंट है शानू जी, SSSB एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। जितने भी बीच में एग्ज़ाम होते हैं सब अभी सारे स्टूडेंट्स ने क्रैक किए हैं। अभी IB भी आया, IB का फाइनल रिजल्ट आया, कितने सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, ऑप्शन नंबर A विल बी दी करेक्ट आंसर। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें नंबर के थे। अरिष्टानेमी 22वें नंबर के थे। वर्धमान महावीर 24वें नंबर के थे, ठीक है। ऋषभ देव जी का सिंबल बताइए जल्दी से। अगला है इन जैनिज्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑफ अ पार्ट ऑफ त्रिरत्न, तो जैनिज्म में त्रिरत्न का पार्ट कौन सा नहीं है? त्रिरत्न जैनिज्म और बुद्धिज्म में अलग अलग पढ़े थे, और जैनिज्म में पढ़े थे KFC, राइट नॉलेज यानी सम्यक जानना, राइट फेथ, ठीक है, साम्यक और राइट कंडक्ट, साम्यक दर्शन, ठीक है। तो साम्यक जानना था ये, और ये साम्यक दर्शन और साम्यक चरित्र, तो साम्यक जानना है, साम्यक चरित्र, साम्यक दर्शन है, साम्यक पंच महाव्रत करके कुछ नहीं था, ठीक है। बुद्धिज्म में क्या था आपका त्रिरत्न? बुद्धा, धम्मा और संघ, ठीक है। CDS मैथ टेस्ट सीरीज, CDS में मैथ की टेस्ट सीरीज अभी नहीं है, अभी सिर्फ GK की टेस्ट सीरीज है CDS के लिए, ठीक है। और उसका अगला टेस्ट परसों होगा संडे को, ठीक है। अर्ली बुद्धिस्ट मतलब पूरा ऑर्डर वाइज चल रहा है, पॉलिटी के 3 टेस्ट होंगे, पहला हो चुका है, कल दूसरा होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा, यानी जो जो आपको पहले पूरा शेड्यूल मिल चुका है, जो परमार ऑफिसर्स टेलीग्राम पे अपलोडेड है पहले से आपका, ठीक है, उसके हिसाब से चलो। आगे है तो अर्ली बुद्धिस्ट कल्चर्स डिड नॉट शो बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बल्स वॉज बुद्धाज प्रेजेंस शोन बाई द अर्ली स्कल्चर्स, तो स्कल्चर्स का मतलब यहाँ पे ये है, जो हमारे स्तूपा थे, तो स्तूपा मैंने दिखाया तो मूर्तियाँ टाइप नहीं बनी थी, जिसमें कि एक वो मैंने आपको दिखाई थी शाल भांजिका की, तो वैसे ही बुद्धा जी को अलग अलग फॉर्म में डिपिक्ट किया गया। तो जो अर्ली स्कल्चर्स हैं उसमें बुद्धा जी को एक खाली सीट में, ठीक है, एम्प्टी सीट दिखाई गई है वहाँ पर, ठीक है, व्हील है, एक चक्का, ट्री, स्तूपा, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, एम्प्टी सीट, व्हील, ट्री एंड स्तूपा। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया क्वेश्चन 2022 में। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट, कौन सा इसमें से जैन टेक्स्ट है? नैति पाकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक और त्रिशालिटलशन महापुराण, तो बड़े लंबे चौड़े से नाम है, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो नेट्टी पारना है और जो आपका ये है आपका अवदान शतक, ये आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नो डाउट, ठीक है, सिविल सर्विसेज का भी है। ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर, 2 और 4 तो ध्यान रखेंगे। अब सीधे CAPF में क्या होता है ना कि रेपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है PYQ से, जैसे कि हमने देखा भी था वो वाला जब हम चालकोलिथिक स्टोन एज वाला है ना चैप्टर जब कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था एक वेस्ट बंगाल की साइट है, याद है आपको, उसको उड़ीसा करके दिया गया था। तो ये ध्यान रखना 2 और 4 यानी कि परिष्टा पर्वन और ये जो आपकी त्रिशाशिट क्या है ना इसका त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, तो ये आपके हैं जैन टेक्स्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हिस्टोरिकल पर्सन है और इनको किस नाम से जाना जाता था? ये जैन स्कॉलर थे, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे और वैष्णव स्कॉलर। तो आर्य जो देव थे वो जैन स्कॉलर नहीं थे, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ठीक है। ये क्योंकि बुद्धिस्ट स्कॉलर थे तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। और दिगनग ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे ये, और नाथ मुनि ये वैष्णव स्कॉलर थे। वैष्णव स्कॉलर मतलब जो वैष्णवाइट थे, जो विष्णु जी पे बिलीव करते थे, ठीक है। तो ओनली 2 पेयर, ठीक है, ओनली 2 पेयर। ये दिमाग मत लगा देना कि 2 सही है तो मतलब 1 पेयर, ये है पेयर, ये 1 पेयर, ये 1 पेयर, मतलब 2 पेयर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू एंशिएंट India, consider the following statement. The concept of stupa is a Buddhist in origin. Stupa was generally a repository of relics. Relics का मतलब जहाँ पर अवशेष रखे होते हैं. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. बताओ, पढ़ के जीभ कट गया। कहाँ से लाया ऐसे नाम? बुक आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, अच्छा
इंग्लिश क्लास टाइमिंग रूबन जी, अभी तो रिकॉर्डेड पढ़ रही हैं, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी। जैसे मैंने बताया था सर के पास काफ़ी टाइम की कमी है, ठीक है। उन्हें सर से जैसे तैसे आग्रह करके कहा है कि सर प्लीज़ क्लासेस लीजिए, और तो अभी तो रिकॉर्डेड जब उनको टाइम मिलता है डाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप लोगों का मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स हो जाएगा, यानी कि जब स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो उसके बाद लाइव ही सर करेंगे। लेकिन कुछ क्लासेस शुरू में रिकॉर्डेड होंगी अभी, ठीक है। कुछ चैप्टर्स रिकॉर्डेड होंगे, फिर लाइव ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी इंग्लिश में भी, ठीक। चलो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा एंड बुद्धिस्ट, नो, तो ये बुद्धिस्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने अभी बताया था, आप सी कैसे कर सकते हो, मैंने अभी बताया था कि स्तूपा का जो कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं कि बुद्धिस्ट ओरिजिन का है। पहले ही भी लोग जब बरी करते थे किसी को तो ऐसा माउंड, ऐसे टीला बना दिया करते थे, स्तूपा वही होता है आपका। तो पहला तो गलत होगा, तो मतलब ऑल थ्री तो नहीं होगा। स्तूपा में रिपोजिटरी रखे जाते हैं तो बिल्कुल रखे जाते हैं, हमने देखा था। जो अवशेष हैं वो रखे जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक तो सही है ही। स्तूपा वॉज अ वोटिव, यानी कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक, यानी कि स्मारक ही तो है। स्मारक किसी चीज़ को, बुद्ध जी की डेथ का स्मारक है ये, ठीक है। तो ओनली 2 होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। आखिरी क्वेश्चन करेंगे, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कुशीनगर इज करेक्ट। तो सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कुशीनगर के रिगार्डिंग मतलब क्या चीज़, क्यों कुशीनगर इतना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो सिद्धार्थ गौतम्स ग्रेट डिपार्चर टुक प्लेस हेयर, तो गौतम बुद्ध जी ने यहीं पर गृह त्याग किया था, बिल्कुल नहीं। जो सिद्धार्थ गौतम जी के पिता थे सुद्धोधन, तो हमने देखा था कि वो गौतम बुद्ध वो शाक्य मुनि थे। एक्चुअल में वो कौशलपुर राजा, किसको बोलते हैं, भगवान राम को, अयोध्या के पास जो नगरी पड़ती है, तो वहीं पे ही सिद्धार्थ गौतम जो जी हैं वो वहाँ पर उस टाइम पे थे, ठीक है। तो कुशीनगर नहीं होगा। श्रमणा क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, श्रमण का मतलब होता है जो हीट्रोडॉक्स सेक्ट होते हैं, जैन और बुद्धिस्ट, इनको श्रमण बोलते हैं हिंदी, मतलब अगर हम संस्कृत में बात करें तो। एसेटिक का मतलब होता है गृह त्याग, ठीक है, काइंड ऑफ सब कुछ त्याग दिया। सिद्धार्थ गौतम ऑब्टेन्ड इज एनलाइटेनमेंट नहीं मिला था, बोध गया मिला था। धर्मचक्र प्रवर्तन और सारनाथ में पहला सरमन दिया था, यहाँ पर महापरिनिर्वाण यानी कि डेथ हुआ था इनका, ठीक है। सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, यानी कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं, इनमें भी सोल होता है, इनमें भी आत्मा होती है। ये कौन सा धर्म बोलता है, याद करो, अनेकांतवाद की फिलॉसफी है ना। एक चीज़ को डिफरेंट तरह से देखने का जो एक वो होता है, और साथ ही साथ कि ये जो मतलब एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड, हर चीज़ में लाइफ है, एवरी थिंग हैज़ अ लाइफ, ये जैनिज्म धर्म में बोला जाता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्ध वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स, तो गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता था। सर वो जानना नहीं, साम्य ज्ञान होता है, सॉरी अपारजिता जी, सॉरी फॉर दैट, साम्य ज्ञान, ठीक है, राइट। चलिए, तो नयापुत्ता, शाक्य मुनि और तथागत, तो हमने देखा था नयापुत्ता तो नाम था महावीर जी का, ठीक है, नयापुत्ता याद आया। और शाक्य मुनि बोलते थे बिकॉज शाक्य क्लैन से थे, और तथागत बोलते थे इनको, ठीक है, गौतम बुद्ध जी को। तो ऑप्शन नंबर बी, इसी बार के सिविल सर्विसेज के पेपर का क्वेश्चन है आपका। ओ हो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। करो, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, दिखाई अगर दे रहा हो तो, दिखाई दे रहा है ना, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन देखते हैं पहले पढ़ के। CAPF में पूछा गया 2023 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस अबाउट द लार्जेस्ट स्तूपा एट सांची। लार्जेस्ट स्तूपा एट सांची, इन्होंने बताया सांची में बहुत सारे स्तूपा हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा है। गोइंग बाई इन्फॉर्मेशन, सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, गोइंग बाई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस ऑन द रेलिंग ऑफ स्तूपा, कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स गेटवे वॉज फाइनेंस्ड बाई द गिल्ड ऑफ आइवरी वर्कर, तो एक पार्ट ऑफ गेटवे को फाइनेंस किया गया था जो गिल्ड ऑफ आइवरी वर्कर थे। यानी गिल्ड का मतलब होता है जैसे कि एक समूह उन लोगों का जो ट्रेड करते हैं आइवरी में। आइवरी एक तरह का मटेरियल होता है, जैसे मान लो जैसे अभी टीचर्स का समूह बन गया है SSC के खिलाफ जो स्कैम हो रहा है उसको से लड़ने के लिए, तो हम लोग को एक गिल्ड उसको बोला जा सकता है। गिल्ड का मतलब एक काइंड ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो उन लोगों ने एक गेटवे को फाइनेंस किया, तो और ये सही हो भी सकता है, लेकिन हमें ठीक है, हमें नहीं पता कि सही है कि नहीं। इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सा करेक्ट है, और इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओनली ठीक है, रुक जाओ भी, ठीक है। तो हमें नहीं पता, लेकिन खुद सोचो, और ट्रेडिंग कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया था बुद्धिज्म जैनिज्म को, तो किया होगा, लेकिन नहीं पता, ठीक है। इन इट्स ओरिजिनल और अर्ली फॉर्म दिस स्तूपा वॉज प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग्स एंड द गेटवेज विच वर रिचली कार्व्ड। इसके ओरिजिनल अर्ली फॉर्म में
मतलब जब अशोक ने बनवाया होगा तो स्तूपा जो था वो प्लेन था, स्टोन रेलिंग्स थी एंड द गेटवे, और जो गेटवे, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग, जो स्टोन रेलिंग थी जिनको हम वेदिका बोल रहे थे, और गेटवे यानी तोराना, वो बस रिचली कार्व्ड थे, उसमें कार्विंग थी। द पैनल्स ऑन द फोर गेटवे कंटेन स्कल्पचर्स ओनली इन द फ्रंट एंड हैव नो स्कल्पचर्स ऑन द रियर साइड। पीछे साइड में स्कल्पचर्स नहीं है क्या? पीछे साइड में गेटवे के पीछे साइड में स्कल्पचर्स नहीं है क्या? ये पीछे वाला साइड ही तो है, ठीक है, पीछे वाले साइड में भी तो स्कल्पचर्स हमें दिख रहे हैं, पीछे वाला साइड ही तो है ये, पीछे वाला साइड, ठीक है। ज़्यादातर तो हमें आगे की ओर ही दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ इफ आई एम नॉट रॉन्ग पीछे की तरफ भी है। देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। ये हिंदी में क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इन 1918 व्हेन द स्तूपा वॉज डिस्कवर्ड all of its four gateways were intact but the mound was in poor conditions. all of its four gateways were not intact, एक गिरा हुआ था, ठीक है। 8 हिस्टोरियंस, ठीक है, एक गिरा हुआ था। अगर 4 गलत होगा यहाँ पर तो ये गया और ये गया, ठीक है, यानी कि तीसरा भी गया आपका, देखो एक, ठीक है, एक ही ऑप्शन वैसे बचा है 1 2 5 6, और उसके हिसाब से 1 सही है, 2 सही है, 5 सही है और 6 सही है, तीसरा का नहीं होगा। और तीसरा हमने देखा इसमें लिखा हुआ है ओनली इन दी फ्रंट, ठीक है, पैनल्स में जो स्कल्पचर्स हैं वो सिर्फ फ्रंट में ही है। आप देख सकते हो यहाँ पर बैक में भी, आपको जूम करता हूँ शायद तो दिखेगा आपको, दिख रहा है आपको, ये है ना, ये स्कल्पचर्स पीछे साइड में भी तो है, ठीक है, पीछे साइड में भी दिख रहे हैं हमें। तो आर्ट हिस्टोरियंस हैव एस्टैब्लिश्ड क्लियर कनेक्शन बिटवीन द स्कल्पचर्स ऑफ द स्तूपा विद इवेंट डिस्क्राइब्ड इन जातक टेल। उन्होंने रिलेट किया है आर्ट हिस्टोरियंस ने कि यहाँ पर जो दिखाया गया, जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो एक मतलब उसमें स्कल्पचर में दिखाया गया माया, महामाया जो गौतम बुद्ध जी की मदर हैं, वो सो रही हैं और वो एक ड्रीम में है, ठीक है, बुद्ध जी की प्रीवियस बर्थ को लेके या फिर फ्यूचर बर्थ को लेके, तो माया की ड्रीम को दिखाया गया। वॉर सीन्स हैव ऑल्सो बीन डिपिक्टेड इन दीज स्कल्पचर्स, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे, ये शाल भंजिका की रिगार्डिंग जो हमने पढ़ा नहीं था, वो शाल भंजिका जी है ना, जो ये माना जाता है कि शायद उनकी मदर ही थी, तो कौन सा सही है? ये CDS 2022 से पूछा गया। इन सम स्कल्पचर्स देयर इज रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल कुछ स्कल्पचर्स में है शाल भंजिका जी। अब देखो सम जो होता है, सम वर्ड में, माइट बी, ये हमारे जर्नलिस्टिक कीवर्ड होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अगर सेफ साइड में रहना चाहूँगा तो मैं भी हमेशा सम में भी इस तरह के वर्ड यूज़ करूँगा कि शायद ये आंसर सही है, शायद ये आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। मैं ये बोल दूँ नहीं ये पक्का सही है, तो तुम आ नहीं जाओगे चैलेंज करने से। अगर मुझे कभी क्वेश्चन में डाउट होता है तो तुमने सुना होगा, मैंने बोलता हूँ कि शायद मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि ये तो क्वेश्चन सही होगा ही हो, मतलब पक्का यही होगा, क्योंकि अगर मान लो कि ना हुआ तो तुम तुरंत आओगे। आप तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे ये तो होगा, ये तो नहीं है, तो फिर मैं क्या मुँह रहेगा मेरे पास, है ही नहीं। तो वैसा ही है। तो भाई ये टू बी ऑन दी सेफर साइड कि हाँ कुछ में अगर जैसे यहाँ पर लिखा ओनली मतलब सिर्फ आगे ही है भाई। अगर एक भी स्कल्पचर अगर पीछे साइड में बन जाएगा, अपने आप स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो UPSC के जो क्वेश्चन एग्जामिनर भी सेटर हैं वो भी सेफ साइड में रहना चाहते हैं। तो इन सम स्कल्पचर्स देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ शाल भंजिका, यस है, तो पहला सही होगा। अगर होगा तो ये गलत होगा, यानी 3 भी पक्का सही होगा, द शाल भंजिका मोटिव वॉज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाई बुद्धिस्ट आइडियाज, पक्का सही होगा ये तो। दूसरा चेक करना है अपन को, द फिगर ऑफ शाल भंजिका इज रिप्रेजेंटेड बाई अ वेमेन, बिल्कुल वेमेन है, सराउंडेड बाई लोटस एंड एलिफेंट। लोटस एंड एलिफेंट तो यार नहीं है इसमें, तो शाल भंजिका वाले में साल ट्री है, लोटस कहीं दिख रहा है? लोटस तो ना दिख रहा है हमको। यहाँ पर आई थिंक लगा भी होगा, क्या पिक्चर लगा है क्या, देखते हैं। ये देखो शाल भंजिका, लोटस तो नहीं है, शाल ट्री है, ये एक पेड़ है, ये बगल में है एक एलिफेंट, लेकिन लोटस तो नहीं दिख रहा है कहीं पे, तो ये गलत ही होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर D 1 और 3, ठीक। खत्म हो गया हमारे सवाल। कैसा लगा? 12 बज गए सवाल करते करते, लेकिन मज़ा आया होगा आपको। कितने लोग हैं यहाँ पे CDS CAPF वाले? उनके लिए भी मैं करवा ही देता हूँ, क्योंकि लगे हाथ कर ही लेते हैं, है ना, जब चीज़ें उतनी है ही हैं तो क्यों चीज़ें छोड़ी जाएँ। और इंग्लिश का जैसे मैंने बताया, बैच जो लोग GK बैच हैं, परमा GK बैच, इसके अंदर तो मिलेगा ही फ्री में। अगर अलग से लेना चाहते हैं तो ये 99 रुपीज़ का डेमो क्लासेस पड़ी हुई, डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तभी आप एनरोल करिएगा, बिना डेमो क्लास देख के नहीं। मज़े ही मज़े। हाँ, आपको जुकाम हुआ है? नहीं हुआ भाई, UPSC क्वेश्चन करने पर दिमाग फट जाता है। हाँ, हिस्ट्री में थोड़ा सा फट जाता है, हिस्ट्री में थोड़ा सा टफ आते हैं UPSC में,
पॉलिटी वगैरह में तो उतना नहीं फटे होंगे, पॉलिटी के भी हम लोगों ने किए हैं, बायो के भी किए हैं, है ना, केमिस्ट्री के भी किए हैं, सबके किए हम लोगों ने, किए कि नहीं किए हैं, हर एक सब्जेक्ट में, वहाँ पर नहीं फटे होंगे उतना, हिस्ट्री में थोड़ा सा फटते हैं। निरंजना रिवर रिवर ऑल्सो नोन एज फल्गु रिवर, पता नहीं है वंश गौतम जी, फल्गु के नाम से भी जानते हैं कि नहीं। रिया दास जी, मेडिटेशन का टाइमिंग 6:30 AM पे हम लोग करते हैं, ठीक है, सुबह के टाइम। और सफ़र बैच करके एक है एप्लीकेशन पे, 10 रुपये का ठीक है, उसके अंदर कूपन नहीं है अभी उत्सव जी, ठीक है। 31 का क्या प्लान है हिमांशु? प्लान बेटा बताएंगे तुम्हें हम क्या प्लान है। ऐसा फटते आवाज़ नहीं होती है, हाँ, दिमाग फट जाता नहीं, कुछ चीज़ों के फटने पर आवाज़ नहीं आती है, दिमाग भी उनमें से एक है। इट स्टेम्स फ्रॉम अ लो, एक सेकेंड, ये लोटस ट्री से ही स्टेम कर रहा है क्या? लोटस ट्री से तो यार स्टेम नहीं करता वो दिख रहा है। एक बार चलो मैं इसको फिर से ऑफिशियल आंसर की से कंफर्म कर लूँगा, ठीक है। यहाँ तक तो सही है, वेमेन भी है, ठीक है, जो शाल भांजी का है, और एलिफेंट भी है, लोटस ना दिख रहा है यहाँ पे, तो एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की से। चलिए, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। कल नहीं, अब मंडे को मिलेंगे, ठीक है, मंडे को मिलेंगे। और हाँ 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 हाँ, बताना भूल गया मैं, अरे एक्ट का क्लास छूटा था ना पॉलिटी में अपना, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड वाला चैप्टर होता है एक्ट वाला, तो वो करने वाले हम लोग, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर करेंगे, वो या तो कल इसी टाइम शायद करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कल इसी टाइम करते हैं, ठीक है। तो कल आप लोगों की क्लास होगी, पॉलिटी का वाला हम चैप्टर कल ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, एक्ट वाला। अगर कल ना हुई तो, वैसे तो मोस्ट प्रॉब्ली होगी कल, लेकिन अगर कल ना हुई तो संडे को फिर इसी टाइम करेंगे, लेकिन कल ही होगी ज़्यादातर चांसेस है, ठीक है। सर आप कानपुर के वेदांता हॉस्पिटल में दवा कराते हैं क्या? नहीं भाई, बिल्कुल आशीर्वाद है निकिता जी। हाँ, थैंक यू।